ये है बहुजन समाज टीवी। बहुजन समाज पार्टी ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશની રાજકારણી સમીક્ષા તથા બસપા કાર્યકર્તા પ્રશિક્ષણ શિબિર મુંબઈ ખાતે ચેમ્બુરમાં યોજાઈ તારીખ 9/4/2025। આ છે ચેમ્બુરમાં આવેલું મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનું બહુજન સમાજ પાર્ટીનું કાર્યાલય। बहुजन समाज पार्टी चेंबूर के गेट पर बसपा पदाधिकारी गुजरात प्रदेश के मान्य गोविंद भाई वेलारी, बसपा प्रभारी नवसारी जिला, मान्य रतिलाल ठाकरिया, बसपा प्रभारी दक्षिण गुजरात जोन, मान्य रमेश भाई पटेल, बसपा प्रभारी दक्षिण गुजरात जोन, मान्य बचूभाई पटेल, बसपा पूर्व अध्यक्ष गुजरात, मान्य मलखान सिंह वर्मा, बसपा अध्यक्ष सूरत जिला, मान्य अशोक भाई शिरसाट, बसपा प्रभारी वलसाड जिला, मान्य केशवभाई चौहान, बसपा प्रभारी दक्षिण गुजरात जोन। बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम शुरू होने पूर्व ही बहुजन समाज पार्टी साहू गुजरात जोन के पदाधिकारी जल्दी आ पहुँचे थे और कार्यक्रम में 2 घंटे पहले आ चुके थे। ગુજરાતના કલાકાર રજૂ કરે છે પોતાનું એક ગીત। तूने दलित छूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए, भर दिया उनमें स्वाभिमान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित अछूत जगाए, तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उगारी, उनको दिए अधिकार समान,
बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी बोधि वृक्ष की छाया। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। केवल सुनकर नाम तुम्हारा, केवल सुनकर नाम तुम्हारा, ब्राह्मण वाद कांपता सारा। सारे कांपे वेद पुराण, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। शरणों शोषित शीश झुकाते, हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करती प्रेम लता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। बना दिया भारत का संविधान। जय भीम। त्याग महान था, त्याग महान था, भूले हम कैसे, कैसे याद रहेगा। बाबा तुम्हारा त्याग महान था, त्याग महान था, भूले हम कैसे, कैसे याद रहेगा। लगा लंगोट रहे प्यासे, बहुत मुसीबत पाए, लंदन अमेरिका जाके विद्या गुरु बन के आए। तुमसे बड़ा नहीं कोई, तुमसे बड़ा नहीं कोई, और विद्वान था, और विद्वान था, भूले हम कैसे, कैसे याद रहेगा। अछूतों को अधिकार दिलाने बोल में जुड़े धाए, हिंदुओं का जुल्म सितन का बयान कर वही दिखलाए। तुमसे बड़ा नहीं कोई, तुमसे बड़ा नहीं कोई, और विद्वान था, और विद्वान था, भूले हम कैसे, कैसे याद रहेगा।
मानव मानव एक हो, मानव का धर्म एक हो। मानव मानव एक हो, मानव मानव एक हो, मानव का धर्म एक हो। कोई ऊंच नीच न रह न पाए, समाज में समता आए। सच्चाई भीम भगवान था, भीम भगवान था। बोले हम कैसे कैसे याद रहेगा बाबा तुम्हारा, बाबा तुम्हारा त्याग महान था, त्याग महान था। बोले हम कैसे कैसे याद रहेगा। पार्टी का स्थापना दिन भी है। तो साथियों, जब महामानव बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती पूरे देश के साथ हम सब जब बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता मनाएंगे, तो साथियों इस बार हम ये संकल्प भी करें कि आने वाले समय के अंदर जो मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना किया था, उस जो आशय था कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, तो उस आंदोलन को हमें सफल बनाना है। तो हम सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लग जाए और बहुजन समाज पार्टी को गुजरात व महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। साथियों, वर्तमान में हम देख रहे हैं देश की जो परिस्थिति है। जो साउथ गुजरात में जो मीटिंग लगी थी जाहिर सभा, उनकी बात बताऊंगा। तो दोस्तों 1986 की बात है। 1986 में हम लोग आए थे बॉम्बे, साहब बॉम्बे आ रहे थे। वीटी बंदर पे हम लोगों ने रिसीव किया था, वीटी अपना रेलवे स्टेशन अपना। तो वहाँ से एक जाहिर सभा रखी गई थी, मुझे एरिया याद नहीं रहा, लेकिन वो चारों तरफ कॉलोनी थी, चारों तरफ कॉलोनी थी और बीच में ग्राउंड था। वो एरिया शायद महालक्ष्मी के आसपास या तो दादर के आसपास का एरिया रहेगा। सब कर्मचारी लोगों की वहाँ बस्ती थी। तो वहाँ मीटिंग लेकर साहब शांतिदूत होटल में गुजरात के कार्यकर्ताओं को बुलाया था। और गुजरात के कार्यकर्ताओं को हम लोग शांतिदूत होटल में गए थे और साहब के साथ 1986 में हम लोगों ने चर्चा की थी। दोस्तों, ये 1986 का साहब का गुजरात का वैसे तो बाद में बहुत सारे वक्त हमारा आना हुआ बॉम्बे 1994 में, जो जब शिवाजी अपना दादा में ये विधान सभा लगी थी, उसके बाद भी बहुत बार हम मिलते रहे। और मैं साउथ गुजरात में जो साहब का दौरा हुआ था, तो साउथ गुजरात में साहब ऐसे तो 4 जगहों पर आए थे। 1984 में दिल्ली आए थे, जब साइकिल रैली दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, तब की बात है। तो बिलीमोड़ा में हम लोगों ने जाहिर सभा की थी। उसके बाद साहब की मुलाकात धर्मपुर में 1987 में जब इलेक्शन हुआ और बहुजन समाज पार्टी के 4 तालुका पंचायत के सदस्य चुनकर आए, इसकी बात साहब तक पहुंची। तो साहब ने फिर तय किया कि चलो वे जिस एरिया से रिजल्ट मिल रहा है, तो वो धर्मपुर की मुलाकात जाहिर सभा के तौर पर दी और जाहिर सभा की गई थी। बाद में साहब ने 1995 में जब चुनाव हुआ था, तो 1995 में साहब चुनाव के वक्त हमारे वलसाड़ जिला, तब वलसाड़ जिला ही था, नवसारी वलसाड़ जिला में आता था। तो खैरगाम में मीटिंग रखी गई थी। खैरगाम में साहब सूरत की मीटिंग करके साहब खैरगाम आए थे। और खैरगाम के बाद साहब 1995 में नाना पोंडा करके एक गांव है, वहाँ भी इलेक्शन का वक्त था और विधानसभा के इलेक्शन के टाइम
खैर सभा रखी गई थी। तो साहब का वलसाड़ जिले में आने का 4 बार हुआ है। बिजयवाड़ा 1984, धर्मपुर 1988 और 1995 में खैरगांव और नानागोंडा। तो दोस्तों उसके बाद तो बहन जी भी एक बार धर्मपुर की मुलाकात जाहिर सभा के तौर पर आ गई है। जाहिर सभा ली गई थी 2007 में और 2007 में और बाद में 2010 में सूरत में 2012 में सूरत में भी मीटिंग ली गई थी। तो उस वक्त बहन जी का जब धर्मपुर का दौरा हुआ तो जाहिर सभा रखी गई थी, तब बहन जी का मुझे याद है कि बहन जी के साथ यूपी गवर्नमेंट चालू थी और यूपी गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर भी धर्मपुर आए थे। तो दोस्तों मेरी ये याद माननीय कांसीराम साहब के साथ जुड़ी और बहन जी के साथ जो जुड़ी है तो मैं साझा कर रहा हूँ। तो आप सभी ने मुझे तो यहाँ गुजरात बॉम्बे के जो पुराने साथी, मुझे याद है 4-5 नाम तो याद है। एक नारायण सिंह कोला करके था, नारायण सिंह कोला नहीं, नारायण कोली, वो कोली समाज का था। वैसे यहाँ आदिवासियों को कोली में गिने जाते हैं, कोली लोगों को आदिवासी में गिने जाते हैं। तो साहब के साथ वो 1984 से जुड़ा था, तो बॉम्बे की सभा में भी आया था। और उसके बाद एक थोराट साहब करके थे, थोराट साहब कोच में सर्विस करते थे, PNP में थे, और थोराट साहब और उसके बाद एक मून करके, ये दोनों मून और थोराट हमारे साउथ गुजरात में हम जब भी कैटर कैंप लगाते थे तो कैटर कैंप लेने आया करते थे। तो दोस्तों मैं इनकी बात रखकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त बैठक हो रही है। इस बैठक में गुजरात से आए लोग और महाराष्ट्र से आए सभी लोगों का मैं गुजरात की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे मेहमान हमारे बीच हमें मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा टाइम बाकी है, महाराष्ट्र के कुछ लोग अभी आना बाकी है, कुछ सीटें खाली है। तो मेरे महाराष्ट्र के साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा कार्यक्रम जब हम जाहिर में करते हैं तो और लोग भी नोटिस करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो। महाराष्ट्र के हमारे जो साथी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द आए, ऐसा कुछ प्रबंधन करें। मित्रों, आज जब हम लोग सुबह में यहाँ उतरने के बाद हमारे जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की चैत्यभूमि पर जाने के बाद, दर्शन करने के बाद एक हौसला और बढ़ा। ये भूमि है मुंबई की, जहां बाबा साहब का ज़्यादातर समय और जीवन गया है। हम लोगों को एक ही देश में विरासत है। बाबा साहब का नाम लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाबा साहब का हाथी संभाल के कोई बैठा है तो वो मात्र बहुजन समाज पार्टी है। हम उस विरासत के लोग हैं, हम बाबा साहब के लोग हैं, लेकिन कभी कभी हमें नकली लोग जो बाबा साहब का नाम लेके हमें जो पछाड़ देते हैं, हमें जो हरा देते हैं, तब कभी मन में संकोच होता है, मन में दिक्कतें होती है। कभी कभी कहीं लोग हिम्मत भी हार जाते हैं कि बार बार हमारे मेहनत करने के बाद भी हम लोग क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता है, ज़्यादातर मेरे उनको सबको सुझाव है, ऐसे आप सब मेरे से बुजुर्ग और बड़े हैं और बहुत अनुभवी लोग हैं, लेकिन जब मौका मिला है तो मैं सुझाव रखता हूँ आपके सामने
कि हम इतिहास की बात जरूर करें, लेकिन इतिहास के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में हम हमारी पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए उसके ऊपर भी हमारा तर्क जरूर लगाएं। हम लोग क्या करते हैं, बार बार इतिहास में इकट्ठा होते हैं, इतिहास की बात करते हैं, इतिहास की बात का रटन करके फिर वहीं से जहां हमारा रथ आता है, काशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा, बहन जी ने कहा, वहाँ तक घर घर जाके हम मेहनत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लेकिन हम हमारा ही घर जागरूक करते हैं, बाकी घर घर जाते नहीं है। हमने काशीराम साहब का वो समय भी देखना है, उस समय पे क्या क्या संसाधन थे काशीराम साहब के पास और हमारे पास क्या क्या संसाधन है, उसका हम कैसे क्या बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बारे में भी हमको सोच के आगे काम करना है। लेकिन हमेशा हम जानते हैं हमारे कई युवा लोग हैं जिनको बहुत तर्राट है, उसको बीएसपी को बहुत आगे ले जाने में उनका बहुत योगदान देना है, लेकिन कभी कभी उनके विचारों को रखने के लिए उनको काम करने की प्रणाली जिसे बोलते हैं उसको कभी एक्सेप्ट होता है, कभी नहीं होता है, जिसके कारण कभी कभी बहुत युवाओं का मनोबल भी टूट जाता है। तो हमें उसके बारे में सोचना है, आवाज़ भी उठानी है। हमें सिर्फ अकेला होना, अकेला रहना, अकेली बात करना वो बात नहीं है। हमें बीएसपी को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए बात करना है, खाली इतिहास के लिए बात नहीं करना। यहाँ आप लोग इतिहास जानते हैं, इतिहास को आप अच्छी तरह समझते हैं, इसके लिए तो आपने बीएसपी को चुना है। आपने बीएसपी को क्यों चुना है? आपने तो बीएसपी के इसके लिए चुना है कि आपको इस देश में आपके ऊपर जो अत्याचार अन्याय जो हो रहे हैं उसको छुटकारा पाने के लिए आप लोगों ने बीएसपी को चुना है। हम लोग मिशन शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, मिशन 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 मिशन, लेकिन एक्चुअली मिशन है क्या? क्या इतिहास जानना मिशन है? क्या 15% लोग 85% लोग पर जो शासन करते हैं उसको यही बात हमको जानना है, लेकिन उसको कैसे हटाना है उसके बारे में हमारी सोच कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देती है। हमें उसके बारे में भी काम करना है। अभी मैं कुछ अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक आपको कहता हूँ कि पहले हमको जातिवाद में बांटा था, आज के दिन, आज के समय में इस मनुवादी लोगों ने हमको बैनरवाद में बांटा है। अभी हमको जातिवाद में नहीं बांटा है, वो तो पहले से बटा हुआ है, वर्षों से बटा हुआ है। अभी हमको बैनरवाद में बांटा है। आज हर आदमी, हर इंसान महत्वाकांक्षी है। त्याग की भावना हमारे लोगों में बहुत कम रही है, जिसके कारण ये होता है कि किसी को भी आप पद से हटाओ या किसी को भी आप थोड़ा साइड ट्रैक करो तो एक बैनर पकड़ लेता है, और ऐसे बैनर पकड़ के अपना भी समय वो खराब करता है, पार्टी को भी नुकसान करता है, मिशन को भी नुकसान करता है, बाद में थक जाता है और उसको थकने को देखने के बाद और लोग थक जाता है। इसके कारण हमारे मिशन को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हमको दर्द मिले या सुख मिले, कुछ भी मिले, पहले तो हमको यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को एक कसम खानी है कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक बीएसपी के साथ रहूँगा। हमें गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को एक कसम खानी है कि मैं जब तक जीऊँगा, चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे खुशी मिले, चाहे मुझे कोने में बैठना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन मैं मेरी महत्वाकांक्षा को साइड पे रख के एक ही काम करूंगा कि मैं मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ बीएसपी के लिए काम करता रहूंगा। दूसरी हमको ये कसम लेनी है कि हम लोग हमारे नेता के सामने कभी सवाल नहीं करेंगे। कसम ये लेनी है कि हमारे जो नेता है बहन जी, कहीं लोग बहन जी के ऊपर बहुत सवाल उठाते हैं और अपना दिमाग काम की वजह बहन जी ने जो निर्णय लिए हैं उसके ऊपर लगा देते हैं। तो हमको वहाँ हमारी सोच बंद कर देनी है
कि हमारी जो नेता है बहन जी, वो जो निर्णय लेगी, वो जो बात करेगी, वो जो हमको आदेश देगी, वो हमको मानना है, उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर वो कह दे इसी दिन को कि रात है, तो हमको कहना है रात है। जब तक ये बात हमारे दिल के अंदर हम ठान नहीं लेंगे, तब तक हम सफलता पाएंगे नहीं। हम यहाँ की सुनेंगे, यहाँ भी कुछ और कहेगा, दूसरा कुछ और कहेगा, हम उसी में उलझते रहेंगे। हमको ये बात का भी ख्याल रखना है। तीसरी बात, आजकल कई लोगों को आपने सुना होगा कि मेरी बहन जी से मीटिंग करा दो, मैं बहन जी के तो साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा सुना होगा। लेकिन बहन जी मेरे से मीटिंग नहीं करती। अरे बचकुंडी, तुम्हारे जैसे तो लाखों कार्यकर्ता बीएसपी में है, उन्होंने तो कभी अपेक्षा नहीं रखी है कि बहन जी मेरे से मीटिंग करे, बहन जी मेरे को बुलाए, मैं बहन जी से बात करूँ, बहन जी मेरे से बात करे। कभी किसी ने अपेक्षा नहीं रखी। आपने किसी ने रखी? तो लोग बहन जी का, मैं बहन जी से बात करना चाहता हूँ, पार्टी में जुड़ना चाहता हूँ, पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी में रह के पार्टी को तोड़ना भी चाहता हूँ, ऐसे गद्दारों से सावधान रहना है। पार्टी में रह के पार्टी को तोड़ना भी जानते, ऐसे गद्दारों से सावधान रहना है। आप लोगों ने अभी देखा होगा, एक मीटिंग हुई थी सांसदों की, तो गिरिराज सिंह, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा कई लोगों ने, तो गिरिराज सिंह ने बुलाया और कहा कि ये तो हमारा हनुमान है। क्या कहा? ये तो वो खुश होकर हनुमान शब्द को स्वीकार करता है और कहता है कि ये तो हमारा हनुमान है, वो गदगद हो जाता है। और दूसरी तरफ योगी कहते हैं कि हनुमान तो शूद्र थे, दलित थे। ये खुद को, अपने आप को दलित स्वीकारने में खुशी भी महसूस करता है, और दूसरी तरफ वो कहता है कि तो हनुमान है, तो हनुमान की अवधि भी उसको लेने में कोई शर्म नहीं लगती है। आप लोगों को समझना है, ऐसे नकली राम के भक्तों से भी आपको संभलना है, क्योंकि आप जिस राम के भक्त हैं, आप जिस राम के भक्त हैं, काशी राम के भक्त हैं आप, जो सत्यता पर आधारित है, जो न्याय पे आधारित है, इस देश में जो समानता चाहते हैं, ऐसे आप काशीराम साहब के आप भक्त हैं। तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कह के आप लोगों को ऐसे जो बचकुंडे लोग होते हैं इनसे बचना है। और दूसरी बात, ऐसे जो लोग हैं जो बहन जी के ऊपर सवाल उठे थे, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि काशीराम साहब के साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, किया है ना? बहुत सारे लोगों को काम किया होगा, बहुत लोगों ने। आपको काशीराम साहब के वो भरोसा है या नहीं है? जिनको भरोसा है ऊंची उंगली करें। मुझे लगता है आप सभी लोगों को काशीराम साहब पे भरोसा है और था और रहेगा। जब काशीराम साहब पे आपको भरोसा है, तो बहन जी ने किसने सिलेक्ट किया? आप में से किसी ने सिलेक्ट किया? आप में से किसी ने किया? बहन जी ने किसको सिलेक्ट किया? बहन जी को किसने सिलेक्ट किया? काशीराम साहब ने। तो जिस साहब ने जिस रत्न को चुना है, जिस साहब ने जिस रत्न को चुना है, आपको उसके लिए काम करना है, आपने अपने पार्टी के लिए काम करना है। आपको समझना होगा उस रत्न को। अगर ये रत्न चला गया हमारे बीच में से, आप सोचिएगा कि आप लोगों का हाल क्या होगा। जैसे वक़्फ़ बिल लाते हैं, मुसलमानों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी जो देश का चाहे तो बड़ा प्रधान बदल सकते हैं। 3% ग्रामीण लोग जब पूरे देश में हासिल कर सकते हैं अपनी सत्ता, तो मुस्लिम समाज के लोग अगर चाहे तो देश में प्राइम मिनिस्टर बदल सकते हैं, अगर वो एक स्टेज पे आ गए तो। लेकिन क्या हुआ? कुछ कर सकते हैं? आप लोग देख रहे हैं ना, 2002 में हमारे गुजरात में विचारों की हालत खराब हो गई। आज वक़्फ़ बिल में हालत खराब कर दी। एक डिसीजन मानवता के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध,
और हमारे लोग भी नारा लगा रहे हैं संविधान बचाने का। संविधान बचाने का हमारे लोग नारा लगा रहे हैं। अरे जब संविधान तुम्हें दिया है तो बचाने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन संविधान अमल कराने के लिए काम पे लग जाओगे संविधान ऑटोमेटिक बच जाएगा। आपको सिर्फ अमल कराना है, वो कोई बड़ी बात है नहीं, छोटी सी बात है। 85% लोग हैं आप, कहीं ऐसे कमी होने वाली नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा रुपये की ज़रूरत नहीं है। काशीराम साहब के पास कहाँ थे रुपये? नहीं थे, लेकिन उस वक्त वो स्लेट जो थी ना वो कोरी थी, कोरी स्लेट थी। मतलब जो साहब कहते थे वो सभी लोग मान लेते थे। अगर आज यही सोच आपके अंदर आ जाए कि हमारी बहन जी जो कह रही है वही बात सबसे सही है, तो बात खत्म। बीएसपी को कोई हरा नहीं सकता। इसी बात के साथ हमारे मेहमान हमारे बीच में आ रहे थे। तो हमारा जो नहीं आया ये तो यहाँ महाराष्ट्र के साथी है। तो कहने का मतलब सीधा है। मैंने सुना, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैंने जो कहा उसमें आप थोड़ा सोच लगाएंगे और हम लोग सब मिलके बहुजन समाज पार्टी को, इस मोदी को भगा के रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी का झंडा डाल के रहेंगे उसी वादों के साथ। जय भीम, जय भारत। मैं आप सबसे जूनियर हूँ, लेकिन इतनी आवाज़ तो आप कर ही सकते हो कि बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ बोल के आवाज़ आनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं एक बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ जो 2022 से ही इस पार्टी में जुड़ा हूँ। और मुझे इस पार्टी में जोड़ने वाले व्यक्ति का नाम भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। हमारे सतीश भाई सोनवणे जी जो मुझे इस बहुजन समाज पार्टी में लाए, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। दोस्तों मैं अपनी आप बीती आप लोग को बताना चाहूँगा कि थोड़ा टाइम है, सारे लोग भी नहीं आए, मैं बताना चाहूँगा। मैं 2022 का विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था, फिर भी मुझे टिकट मिली, मैंडेट मिला और मैं तन मन धन से जो भी मेरे पास था मैं लड़ा भी। लोग तो हमारे सूरत जिले का क्या कहना, वहाँ CR पाटिल के नाम से लोग थर थर काँपते हैं। मैं विधानसभा का इलेक्शन लड़ा और 1700 से 1800 वोट भी मुझे मिले। इसके बाद मुझे लोकसभा का भी टिकट मिला और लोकसभा का टिकट मिला मुझे नवसारी लोकसभा का टिकट मिला। और ये आप जान सकते हो कि CR पाटिल के सामने लड़ना यानी कि अच्छे का समझ सकते हो आप लोग। फिर भी मैं उनके सामने लड़ा और कम से कम 9 से 10 हज़ार उनके सामने वोट लेकर आया। मुझे ऐसी धमकियाँ मिली बीजेपी सरकार के माध्यम से, बीजेपी के लोगों के माध्यम से, कि मैं आप लोग को शायद शेयर करता हूं कि मुझे मेरे अंदर जो दुख है कि हमारे पार्टी के लोगों को कितना दबाया जाता है, कितना उनको सताया जाता है और कितना उनके साथ शोषण किया जाता है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों। मैं जब लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, मुझे लोगों का फोन आया, भाई तू बैठ जा, नहीं तो तेरे को कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरे ही लोग, अपने समाज के लोग मुझे बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनको जवाब क्या दिया, मैं अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मेरे खून में मिक्सिंग नहीं है, जान जाए कल जानी है तो आज जाए, लेकिन मैं लड़ूंगा तो लड़ूंगा। मुझे ऑफर भी आया पैसे का, लेकिन CR पाटिल का पैसा मुझे खरीद नहीं पाया दोस्तों। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि मैं सबसे जूनियर आप लोग का ही कार्यकर्ता हूँ। तो ऐसा होता है कि हमारे जैसा एक नासमझ व्यक्ति अगर CR पाटिल यानी कि बीजेपी के सामने इतनी बड़ी चुनौती रख सकता है, उनके सामने लड़ सकता है। आप लोग तो हमसे बहुत सीनियर हो, आप तो तन मन धन से उनके सामने लड़ो और उनके और पार्टी के लिए लड़ो। अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारी पार्टी को आगे आने में। मैं चाहता हूँ कि मेरा अनुभव कहता है
मैं आज कलेक्टर साहब हो, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे कोई भी XYZ हो, मैं सामने जाके बात करता हूँ, जबकि मेरी औकात ये नहीं थी कि मैं पुलिस वाले से जाके मिल सकूँ। लेकिन आज मुझे बहुजन समाज पार्टी ने, यानी कि बहन जी ने मुझे इतना मेरा अधिकार दिया, सम्मान दिया कि जाके तुम कलेक्टर से, कमिश्नर से बात कर सकते हो सामने। तो अपना बहुजन समाज पार्टी थी, कमजोर पार्टी नहीं है। हाँ, ऐसे लोग कुछ तुच्छ लोग हैं, नालायक लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को अपना सिर्फ बिजनेस और धंधा बना के रखे हैं। इलेक्शन के समय में हाँ भाई, वो फलानी को टिकट चाहिए, लेकिन वहाँ जाके समझौता करके अपना कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए अपना मत भेज देते हैं और अपना 1 लाख 2 लाख रुपया पाके और साइड हो जाते हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बता देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, आप लोग किसी से कमज़ोर नहीं हो, ना किसी से कमज़ोर हो, ना किसी से कमज़ोर नहीं हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि हमारी सत्ता, जिस दिन हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, उस दिन हम सबसे बड़े व्यक्ति होंगे। हमारा बहुजन समाज सब पार्टी सबसे आगे होगा, हमारे लोग भी आगे होंगे, हमारे कार्यकर्ता भी आगे होंगे और हमारे लोगों का भी सम्मान होगा। आज देखने को मिलता है किसी को घोड़ी में नहीं बैठने देते हैं। घोड़ी क्या उन मनुवादियों की बहन है जो उनको घोड़ी में नहीं बैठने देते? क्यों? क्योंकि हमारी कमियां हैं, हमारे लोग ही हमारे लोगों का गला दबाते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बहुजन समाज पार्टी को आप लोग आगे लाओ और अपने समझौता से, तो समझौता अपने समाज के साथ ना करो। मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है, यही नम्रता विनती है। अगर कुछ मेरे से बोलने में गलती हुई हो तो मुझे हमें हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं सबसे मान के चलो जूनियर आप लोग का कार्यकर्ता हूँ और आप लोग के सामने जो भी बताया हूँ एक ईमानदारी सच्चाई की तरफ से बना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। इस देश को राजनीतिक दिशा, सामाजिक परिवर्तन करने वाले महामानव, बहुजन नायक, परम आदरणीय बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े सूबे की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं इस देश की राजनीति सफल चलाने वाली आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सादर चरण स्पर्श जय भीम करते हुए आज इस होटल में आने वाले हमारे अतिथि आदरणीय राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम साहब एवं दूसरे प्रभारी आदरणीय राजाराम जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं महाराष्ट्र प्रदेश के सफल व ईमानदार निष्ठावान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे जी एवं यहाँ पर 2 प्रदेश के पदाधिकारी, स्टेट पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और सम्मानीय गैर पदाधिकारी भी, और जो बहुजन मूवमेंट में विश्वास रखने वाले साथी, उनको भी बार बार कोटि नमन वंदन। जय भीम, नव बुद्धाय। साथियों, वैसे हमारा इतना ज्ञान नहीं है जितना इस महाराष्ट्र के लोगों के अंदर ज्ञान है, क्योंकि महाराष्ट्र एक खदान है ज्ञान का भंडार है। यहाँ बहुत से महापुरुषों ने अपना जीवन लगाया है हमारे समाज को चेताने के लिए, हमारे समाज को बराबर में लाने के लिए, इस देश की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए। छत्रपति शाहू महाराज जैसे महान राजा ने यहाँ पर जन्म लिया और परिवर्तन करने का काम भी किया। संत गाडगे बाबा जी ने भी यहाँ काम किया, जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी ऐसा परिचय दिया कि हम पढ़े लिखों से भी कम नहीं है। आज उन पर तमाम सारे लोग PhD करने का काम कर रहे हैं। जो गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति, उस देश का परिवर्तन चाहने वाला व्यक्ति के ऊपर आज PhD करने की बात हो रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की वो धरती है, महाराष्ट्र में वो किसान रहे हैं जिन्होंने अपनी मिसाल कायम की है। बस फर्क इतना है कि हमने उस मिसाल को समझ नहीं पाया।
जिंदाबाद का नारा लगाया है, बाबा साहब को माना है, तथागत गौतम बुद्ध को माना है, छत्रपति शाहू महाराज को माना है, लेकिन हमने इस महापुरुष की कभी बात को नहीं माना है। यदि बात को मान लेते तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था 18 मार्च 1956 को कि ये मेरे दोस्तों, यदि हमारे मिशन को आप लोग आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे धकेलने का काम मत करना। ये आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि अपने मिशन को पीछे मत धकेलना। ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आगरा की धरती उत्तर प्रदेश में कहा। क्यों कहा था? इसका कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति, इस देश का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे ईमानदार व्यक्ति, सबसे हॉनेस्ट व्यक्ति, उसको पता था कि ये समाज, अगर इस समाज को रिन्यू नहीं किया गया तो इसमें तमाम सारे लोग अपने मूवमेंट को बिगाड़ने वाले खड़े हो जाएंगे। आज ऐसा ही हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ नीला झंडा, मानवर कांशीराम साहब ने नीला झंडे को बचाया, मानवर कांशीराम साहब ने चुनाव चिन्हाती को बचाया, और ऐसी देश की प्रधानमंत्री के लिए आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसी बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में खुलेआम खुले मंच पर कहा कि मेरे काफी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट जो चला है वो सफल और ईमानदारी पूर्वक चला है, इसलिए मायावती को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाता हूँ। ऐसी आशा और विश्वास है कि आप मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे और देश को सफल राजनीति की ओर ले जाएंगे। साथियों, हमारे बीच में तमाम सारे आते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन चला रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के मूवमेंट को चला रहे हैं, लेकिन आजकल आप लोगों को पता चला होगा तमाम सारे लोग नीले झंडा, नीले बैनर लेकर के, और बहन जी को ये करना चाहिए, बहन जी को ये करना चाहिए, अभी हमारे प्रदीप परमार जी ने बताया था। लेकिन और लेने से जो है उनकी संख्या बढ़ती है, इसलिए विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। और आज यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होगा। हमारे मार्गदर्शक हमें बहुत सारी बातें समझाएंगे और हम अपने अपने क्षेत्र में जाकर जो है अपने पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, जो अपने समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई को और पुरजोर तरीके से लड़ने का काम करेंगे। ऐसी आशा उम्मीद रखता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। पार्टी सामाजिक आंदोलन है। एक अपना एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, 2 मिनट में अपनी वाणी को खत्म करूंगा। जिसको राजनीति में भाव से वो अन्य पार्टी में जाए, यहाँ आमदार खासदार बने ना बने, नगर सेवक बने ना बने, कि सामाजिक आंदोलन है। अरे सामाजिक आंदोलन जिंदा रहेगा, खासदार बनेगा, आमदार बनेगा, लेकिन वो नीतिमान होगा, वो नीतिमान होगा। संसद के अंदर 131 MP है, एक की औकात नहीं है महाबोधि आंदोलन की बात करने की। कोई बोल रहा है? अगर वही 20 खासदार होते बहुजन समाज पार्टी के तो तब का मजा देते। तो हमारे जहन में ये बात टटोलनी होगी कि हमारा समाज का आदमी जरूरी नहीं, हमारा वो नीतिमान होना चाहिए। जातीचं गरज नाही, ती नीतीचं पाहिजे। जातीशी कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मैटर ऑफ कास्ट। वो नीतिमान होना चाहिए, दे आर मॉरलिटी, उसके पास नैतिकता होनी चाहिए, चाहे किसी समाज का हो। और बुद्धिज्म यही नैतिकता है। बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, बुद्धिज्म मॉरलिटी है। बुद्धिज्म रियल है तो रियल, झूठ है तो झूठ, सत्य और असत्य की पारख जिसको है वही बुद्धिज्म है। और गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है कि मानव को मानव से जैसा व्यवहार होना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी वो आंदोलन है इस हजारों सालों से दबे कुचले समाज को सही स्माइल में अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, जिनका हजारों सालों से स्वाभिमान छीना गया है, वो अधिकार देने का काम बाबा साहब के संविधान ने दिया है। लेकिन वो किताब आपके हाथों में नहीं है। गौतम साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय राजा राम गौतम साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बच्चा बच्चा भीम का, कांशीराम के टीम का, बच्चा बच्चा भीम का,
तुम्हारे साथ है। बेईमानी का संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। अरे बीएसपी आई है, बीएसपी आई है। अरे बाबा आपका विजय न दूरा, आपका विजय न दूरा। अरे वोट हमारा रात तुम्हारा, वोट हमारा रात तुम्हारा, वोट हमारा रात तुम्हारा। अरे ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो। और अभी तो ये लड़ाई है, जो बहुजन की बात करेगा दिल्ली पे राज करेगा। साथियों, हमारे बीच में केंद्रीय प्रभारी खासदार, हमारे बीच में श्री डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कलोरिया साहब और केंद्रीय प्रभारी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। हमारे बीच में दूसरे राजभर का प्रभाकर साहब हैं, जो वो भी केंद्रीय प्रभारी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। हमारे बीच में महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट डोंगरे साहब उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से सम्मान करें। हमारे बीच में बंगूभाई परमार साहब जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें। साथियों, मैं अपने अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि अपने महापुरुषों के प्रतिमा पर पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, और बीएसपी आई है। अरे बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का, भाई आप संघर्ष करो। राम जी गौतम साहब आप आगे बढ़ो, राम जी गौतम साहब आप संघर्ष करो, राजा राम गौतम साहब आप आगे बढ़ो। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बगौलिया साहब आप संघर्ष करो, राजा राम गौतम साहब आप आगे बढ़ो। साथियों, हमारे अतिथिगण यहाँ आदरणीय खासदार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहेबांचं स्वागत करतील। माननीय डोंगरे साहेबांना मी विनंती करतो की आदरणीय खासदार राजारामजी साहेबांचं त्यांनी स्वागत करावं। त्याचबरोबर माननीय प्रदेशाध्यक्ष गुजरात प्रदेश यांना मी विनंती करतो। अरे एक मिनिट थांबा, तुम्ही जरा खाली बसा, तुम्ही जरा खाली बसा। माइक एक के पास रखो। आदरणीय गुजरात, एक बार सर हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में बोलिए। गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो आदरणीय कलोरिया साहब का स्वागत करेंगे। आप महाराष्ट्र से स्वागत कराओ। उसी के साथ महाराष्ट्र से, ठीक है, आदरणीय प्रभाकर राजभर साहब का स्वागत आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे साहब करेंगे। मुंबई महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है वो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आदरणीय स्वागत करेंगे। उसी के साथ महेंद्र सिंह कलोरिया साहब जो है उनका स्वागत महाराष्ट्र के अध्यक्ष करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश काम करेंगे। उसी के साथ मुंबई कोकण जोन के जो पदाधिकारी हैं, जो अशोक गायकवाड़ साहब है, रामसुमन जायसवाल साहब है, राजेंद्र आहिरे साहब है, उसी का राजपाल गावंडे साहब है, विद्याधर किरतावड़े जी है, ये सभी लोग जो है एक बड़ा हार पहना के आदरणीय सभी लोगों का यहाँ पे आदरणीय रामजी गौतम साहब का और राजाराम साहब का यहाँ पे स्वागत होगा।
माननीय प्रदेशाध्यक्ष तुमचं स्वागत. त्याचबरोबर प्रवीणजी मच्छंडे, प्रवीणजी धोत्रे, केशव साळवी, संतोष भालेराव, सुरेश जाधव यांनी देखील या ठिकाणी, पी.के. चौकेकर साहेब यांनी देखील या ठिकाणी उपस्थित राहावं. महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षांचं स्वागत या ठिकाणी. बहुजन समाज पार्टीचा, बहुजन समाज पार्टीचा, बहुजन समाज पार्टीचा. त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रभारी सन्माननीय फुलगे चलवादी साहेब, त्याचबरोबर पश्चिम महाराष्ट्राचे सर्व पदाधिकारी जे आहेत ते आदरणीय रामजी गौतम साहेबांचं, त्याचबरोबर आदरणीय राजाराम साहेबांचं, त्याचबरोबर आदरणीय सुरेंद्रसिंग कलोरिया साहेबांचं आणि प्रभा या ठिकाणी मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, महाराष्ट्रातल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आदरणीय वरिष्ठांचं या ठिकाणी स्वागत केलेलं आहे. साथियों, जिन साथियों को अपने मेहमानों को पुष्प देना है, उनका स्वागत करना है, मेहरबानी करके चंद लम्हों में समय का ध्यान रखते हुए अपने अतिथियों का सम्मान करें. जो भी साथी को सम्मान करना है, या ठिकाणी सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो त्यांनी बसून घ्यावं. चला, जे झाले त्यांचं बसू घ्या. सर्व साईड आपापल्या चेअरवर बसतील. सर्व समोर इथे कोणी थांबणार नाही. सर्व पदाधिकारी साईडला होतील. आप सभी सर्व पदाधिकारी साईडला होतील. आप सभी साथियों को गुजारिश है कि आप लोग साइड में अपने अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं. साथियों को स्वागत करना है. आप हमारे साथ आइए. एक साथी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथियों से निवेदन है कि एक फोटो ले लो. आप सभी साथियों से गुजारिश है कि एक फोटो ले लो. साथियों, आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपनी जगह पर बैठिए. फोटो ले सर. आप सभी सम्मानित साथियों से गुजारिश है, मेहरबानी करके आप लोग अपने अपने चेयर पर बैठने का कष्ट करेंगे. साथियों, समय काफी हमारे पास कम है, इसलिए मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी पदाधिकारियों के लिए तालियां बजाकर आप सभी का स्वागत करें. अभी मैं हमारे इस झोन के प्रभारी, जहाँ ये प्रोग्राम होने जा रहा है, वेस्टर्न जोन मुंबई कोकण जोन के प्रभारी सम्माननीय अल्लाह साहब, इनसे निवेदन करूंगा. राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम साहब, आदरणीय महाराष्ट्र के प्रभारी राजाराम साहब, उसी के साथ गुजरात के प्रभारी सुरेंद्र सिंह साहब कलोरिया, प्रभाकर राजभर साहब और सभी यहाँ पर उपस्थित
महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी डोंगरे साहब और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय बाबूभाई परमार साहब, मैं सबको सविनय जय भीम करता हूँ। ये प्रोग्राम जो है वो बम्बई और कोकण जोन के जो सम्मानित पदाधिकारी हैं, इन सारे पदाधिकारियों ने सब आयोजित किया है। उन्होंने बहुत मेहनत की है। राम सुमेर जायसवाल साहब, अशोक गायकवाड़ साहब, राजेंद्र आहिरे साहब, राजपाल गावंडी साहब, विद्याधर कीर्तावड़े जी, समाज पार्टी के साथ माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की आयन लेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदर्श बहन मायावती जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज की गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त बैठक में मुख्य रूप में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री रामजी गौतम साहब, सांसद जिन्हों को बहुत प्रदर्शन की जिम्मेवारी दी है, मैं इनका इस सभा में स्वागत करता हूं। हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्य कोऑर्डिनेटर राजाराम साहब, पूर्व सांसद, इनको भी बहुत प्रदेशों में जिम्मेवारी दी है, तो उनका प्रदेशों का नाम नहीं बोलूँगा। अभी हमारे यहाँ उपस्थित है तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। गुजरात प्रदेश के कोऑर्डिनेटर श्री डॉक्टर सुरेंद्र कलोरिया जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री राजभर जी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुरेश डोगरे जी, उपाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, गुजरात से और महाराष्ट्र से छोटे बड़े पदाधिकारी जो आज आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आज संसद में जो जिम्मेवारी दी है ये मैं आपको बताऊंगा। सर, गुजरात 26 लोकसभा का है, 182 विधानसभा है, 33 जिले हैं और ये माननीय बहन जी की सूचना से हमने उसको 6 जोन में बांटा है। और मैं सभी पदाधिकारियों का नाम बोलूँगा, वो अपनी पहचान बताएंगे खड़ा होकर। सबसे पहले जोन नॉर्थ गुजरात है, उसमें श्री महेंद्र भाई सोलंकी। अरे बीएसपी आई है, बीएसपी आई है, अरे बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का, बहन मातु जब संघर्ष करो, अरे बीएसपी के सम्मान में, बीएसपी के सम्मान में। साथियों, शेर कभी बिकता नहीं कुत्तों के बाजार में, शेर कभी बिकता नहीं कुत्तों के बाजार में, अरे बिकने वाला टिकता नहीं जय भीम के दरबार में। साथियों, हमारे आदरणीय राजा राम गौतम साहब हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से दोस्तों साहब का सम्मान करें। की प्रदेश स्तरीय मासिक बैठक में अपनी बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस मासिक दोनों प्रदेश के मासिक बैठक में सम्मानित पहली बार राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनने के बाद इन दोनों प्रदेश के लोगों से मुलाकात करने, बात करने हमारे बीच में माननीय सांसद जी रामजी गौतम जी आज आप लोगों के बीच में पहुँचे हैं। मैं मंच के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूं और तमाम साथी, क्योंकि समय कम था इसलिए हमने
कहा कि किसी को बुलवाने से ज़्यादा अच्छा है कि 2-4 शब्द हम बोल दें और बाकी समय गौतम जी को दे दें। तो इसलिए अध्यक्ष जी से कहा कि सीधा हमें बुलवा दीजिए, और कोई सभी लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि आप बोल दीजिए, तो हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले सभी महापुरुषों को नमन, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए उनकी नीतियों में भरोसा करते हुए आज इस मीटिंग जो महाराष्ट्र के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, मैं उन लोगों का भी मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और आज मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, हमें मौका है, बहुत मौका है, हमारे पास बहुत टाइम है। हम महाराष्ट्र के ज़िले में भी समय पहुंच जाएंगे और गुजरात में भी हर ज़िले में पहुंच जाएंगे, इसलिए मौका हमारे पास बहुत है। इसलिए मुझे आज बहुत कुछ नहीं कहना है, हमें तो माननीय सांसद जी को आज मौका देना है। लेकिन मैं 1-2 बातें ज़रूर रखना चाहूँगा कि प्रदेश की बैठक, और प्रदेश की बैठक में उसका एजेंडा होता है कि आपको जो वर्क दिया गया था वर्क कहाँ तक पूरा हुआ, वर्क की समीक्षा, फर्दर 1 महीने आपको क्या करना है उस पर प्लान। वो चीज़ें हमने सोचा कि कम समय में आप लोग हमें अवगत करा दें, तो आप लोगों ने अवगत तो कराया है। मैं भले नाम मिस हो, लेकिन चेहरा हम बार बार आपका देखते हैं तो मुझे याद होता है कि भाई ये किस क्षेत्र को देख रहे हैं, किस क्षेत्र को देख रहे हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर ये कहेंगे, सम्मानित हमारे गुजरात के जो दोनों प्रभारी हैं, हमने कहा मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, इस समय हमें माननीय सांसद जी को देना है, और नाम आप लोगों ने बहुत बार कह दिया है तो नाम तो परिचित हो गए, दोनों प्रभारी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो हमें उस वर्क की समीक्षा करनी है। नागपुर में आप लोगों ने अच्छा कार्यक्रम किया, अपनी ताकत दिखाई, तो कहीं कहीं भरोसा महाराष्ट्र पर हमारा जमा हुआ है। तो आपसे उम्मीद तो है, लेकिन आज प्रदेश अध्यक्ष जी डोंगरे साहब ने मुझे भरोसा दिलाया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा करेंगे। और यह उम्मीद हम ही को नहीं है, जब जाके महाराष्ट्र की रिपोर्ट बहन जी के सामने आप लोगों ने रखा, तो बहन जी को भी ये बात का भरोसा है कि महाराष्ट्र के लोग इस बार कम से कम रिजल्ट अच्छा ले आएंगे। यह भरोसा बहन कुमारी मायावती की। और आप लोगों ने इस आंदोलन को चलाने के लिए जो थोड़ा मोड़ा सहयोग किया, तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि बहन जी के साथ कुछ फ़ोटो हो जाए। मैंने तो कहा भाई ये तो नई परंपरा डाल दोगे, फिर तो पूरा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन बहन जी उत्तर प्रदेश वालों के साथ अब कितने लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाती रहेगी। लेकिन जब बहन जी से रिक्वेस्ट किया गया कि महाराष्ट्र के लोग बहुत चाहते हैं आपको, तो एक फ़ोटो हो जाए, तो इस बार जितने लोग गए थे माननीय बहन जी से मिलने, सभी लोगों को बहन जी के बगल में खड़ा करके महाराष्ट्र को ही एक ऐसा प्रदेश है सबको मौका मिला था। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर इसी तरह का आपका आगे अच्छा वर्क चलता रहा, अच्छा कंट्रीब्यूशन चलता रहा, अच्छा संगठन चलता रहा, तो आगे भी हमने कह दिया, लौटने के बाद हमने कह दिया बहन जी ये जितने लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवा लिए वो जाके महाराष्ट्र में और दुगनी मेहनत करेंगे और अच्छा रिस्पांस आएगा। इसलिए आगे भी अगर इस तरह का आप लोग करते हैं तो हम फिर बहन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बहन जी आपके रिस्पांस से इनका हौसला बढ़ा है, तो इसलिए मौका इनको मिलना चाहिए। इसलिए मैं इस पर आपको ज़रूर कहूँगा कि आप लोग मेहनत करो, और जितना मेहनत करोगे उतना हासिल करो। मैं एक शब्द बार बार बोलता हूँ और यहाँ भी बोल के कि हमारे सामने किसी का मुंह नहीं बोलता, हम मुंह पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, हम वर्क पे करते हैं। अब आपने बताया, हमें लगता है अच्छा बताया, सही बताया, लेकिन उसको हम भरोसा कब करेंगे जब हम खुद समीक्षा करने आपके क्षेत्र में आएंगे, और वो ग्राउंड पे अगर वो संगठन हमें दिख गया तो वहीं हम आपको बधाई देने का काम करेंगे, सम्मानित करने का। और आप लोग जिले की बात करते हैं, विधानसभा के पदाधिकारी की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि आप वर्क कर दीजिए, जिला विधानसभा ही नहीं प्रदेश स्तर पर भी ले जाना, और प्रदेश ही नहीं, हम तो आपको बहन जी के सामने खड़ा करके इतना भी पैरवी कर देंगे कि बहन जी इसमें इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, इतना मेहनती है, इतना वफादार है, इतना कैडर वाला व्यक्ति है
कि इसको अदर स्टेट में भी कोऑर्डिनेटर बनाया जा सकता है। इतना पैरवी भी आदमी महली सामने कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि आप जो कुछ भी हासिल करोगे वह अपने वर्क के बाद दौलत करोगे, मुंह के बाद दौलत अब कुछ नहीं मिलना है। जो भी मिलना है वर्क के ऊपर मिलेगा। इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करता हूँ और गुजरात के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ। गुजरात के लोगों से मैं अभी ज़्यादा रूबरू नहीं हो पाया। वहाँ पे 60 नोटिस में मैं आपके बीच में आया, समय कम था, मैं नाइट स्टे तो किया, लेकिन आप लोग कम संख्या में थे तो आपसे हमारी मुलाकात भी ज़्यादा नहीं हो पाई। लेकिन माननीय बहन जी का फोकस गुजरात पर भी खूब है। जब हमने यह बातें रखी कि गुजरात के लोगों को, और ये रीज़न क्या रहा है मैं उस पर ही बता दूं। असल में माननीय सांसद जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है। स्टेट तो बहुत है, लेकिन अभी जो फोकस है आपका बिहार में चुनाव होने वाला है। तो आपने कहा कि भाई साहब हमारा कार्यक्रम अगर एक राउंड आप इधर करा देते तो इसके बाद फिर हमारा पूरा टाइम बिहार में लगेगा तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो 60 नोटिस पे यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। तो इसलिए आपका ही सजेशन था, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि महाराष्ट्र से गुजरात सटा हुआ है, क्योंकि ये स्टेट हमारे पास कभी रहा नहीं। लेकिन आपने कहा नहीं वो नज़दीक हैं। योगी गौतम साहब ने इधर वर्क किया है आप लोगों के प्रदेश में, महाराष्ट्र में किया ना, महाराष्ट्र में, गुजरात बात नहीं करो, महाराष्ट्र में किया है। मैं तो पहली बार हूँ महाराष्ट्र में और गुजरात में भी पहली बार हूँ। तो आपने कहा कि वो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, तो अगर यहाँ बुला लें तो हमारा भी समय बचेगा। तो इसलिए गुजरात मैंने पूछा भी था, कलोरिया जी से पूछा और वो जो राजभर जी हैं उनसे पूछा, अध्यक्ष जी से पूछा कि गुजरात के लोगों को अगर हम महाराष्ट्र में बुलाएं तो कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, उनको वैसा तो नहीं लगे। उन्होंने कहा नहीं साहब कोई बुरा नहीं मानेगा, सब लोग आराम से आ जाएंगे। तो हम सहमति लेने के बाद फिर आप लोगों को आज इधर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में के लोगों ने हमें बताया, उन्होंने कहा, और हमारी तरफ एक परंपरा भी है कि जो गेस्ट होते हैं उसको बड़ा सम्मान से देखा जाता है। तो महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे सुबह ही बताया कि साहब हमने जितना हो सकता है उतना हमने गुजरात के लोगों को सम्मान दिया है। अपने लोगों के लिए मैंने चेयर लगाई है, गुजरात वालों के लिए सोफा लगाया है। मैं तो महाराष्ट्र वालों का भी वेलकम करूँगा। और जो होता अतिथि देवो भव वाला मामला वो आप लोगों ने किया है, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करूँगा। लेकिन मैं गुजरात वालों से कहूँगा कि आप लोग कोई जल्दबाजी मत करिएगा, हमें भी आपको सुनना है, हमें भी आपके यहाँ आना है। और यह कार्यक्रम हमें लगता है कि 14 तो बाबा साहब की जयंती के बाद, अभी हम अध्यक्ष जी ये लोग हैं तो डिस्कशन कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि 22-25 से हमें लगता है कि गुजरात के भी ज़िलों में आप कार्यक्रम लगा लें तो मुझे आपको सुनने का भी मौका मिल जाएगा, जानने का भी मौका मिल जाएगा। और जब ग्राउंड की रियलिटी कुछ पता चलेगी तो आगे फिर उस तरह से काम करने में भी, सही फैसले करने में भी आसानी होगी। इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा, जैसे महाराष्ट्र के लोग कुछ जल्दबाजी करते हैं। गुजरात के लोग अभी हमें ज़्यादा फ़ोन नहीं करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से कुछ फ़ोन आते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारा मिशन मूवमेंट ही हमारी ज़िंदगी है। हमें अभी इसके बाद बच्चे की फ़ीस की चिंता नहीं करनी, हमें तो मूवमेंट की ही चिंता करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आप में क्षमता है और आपको मौका नहीं मिला है तो आपको हम बात करने का मौका देंगे। अगर आप हमसे मिलते हैं, बात करते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, भाई सिस्टम में आप बात समझाओ, बात बता तो हम मौका देंगे। और अगर आपने बात किया तो हम कहीं न कहीं आपको जिम्मेवारी भी देंगे, और जब जिम्मेवारी देंगे तो फिर हम वर्क की समीक्षा भी कर लेंगे। और वर्क में अगर आप अच्छा वर्क करके दिखा देते हो तो फिर आपको भी कोई रोक नहीं पाएगा। आप ग्राउंड से लेकर टॉप लेवल के संगठन पदाधिकारी बनोगे, इतना मैं आपको बोलूँ। लेकिन सिस्टम में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र को बार बार सिस्टम बोलता हूँ, वो सिस्टम इसलिए बोलता हूँ कि सिस्टम को तोड़िएगा नहीं। मैसेज आप लोग
अच्छा दीजिएगा। जैसे आज मुझे अच्छा लगा कि गुजरात वालों का अच्छा आप लोगों ने व्यवस्था की है, तो थोड़ा सिस्टम को फॉलो करो और दिक्कत नहीं आएगी। हमने बार बार कहा है कि हम लीडर नहीं हैं, हम भी आप जैसे वर्कर हैं, आपके बीच के ही हैं। तो हम और आप अगर कंधे से कंधा मिला के सही से अगर काम कर लें तो मुझे लगता है कि हमारी जो मनसा है, महापुरुषों की मनसा है, बाबा साहब की है, मान्यवर साहब की है, बहन जी की है, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। इसलिए मुझे ये जो संगठन आप लोगों ने बनाया है, हम मानते हैं कि मेहनत आपने किया है, लेकिन जब हम भी साथ में जाएंगे तो वहाँ हो सकता है और अच्छे लोग मिलें, या हो सकता है कि वो हमसे छूट गए हों, तो वो लोग भी सिस्टम से बात करें। हम मौका देने को तैयार हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अब समय हमारे पास मिल जाएगा। हम ये जल्दबाजी इसलिए किए क्योंकि माननीय सांसद जी को अभी कल ही बता रहे थे, कल हमारा यहाँ से भी फ्लाइट पकड़ेंगे। हम जल्दी जल्दी इसलिए भी कर रहे हैं कि शायद आप फ्लाइट पकड़ेंगे तो आप बिहार में कार्य करेंगे, तो इस तरह से हमने जल्दी जल्दी किया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बात कह के कि आज मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी जो इधर आए हैं, मैं उनका वेलकम आप लोगों ने किया है। मैं उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का वेलकम करूंगा, जिन्होंने एक ज़मीन स्तर से, यही हमारी पार्टी में खूबसूरती है, खासियत है। और लोगों को कोई बड़ी ताकत हो या बड़ा रुतबा हो तब उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन हमारी पार्टी में वर्क करने वाला ज़मीन स्तर का व्यक्ति राज्यसभा में चला जाता है और नेशनल कोऑर्डिनेटर बन जाता है। इसलिए मैं बहन कुमारी मायावती जी को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद पहले नंबर पे करूंगा। और दूसरे नंबर पे आज पहली बार कोऑर्डिनेटर नेशनल स्तर पे बनने के बाद आज हमारे बीच में आए हैं। दूसरे नंबर पर मैं आपका भी वेलकम करूँगा। और 14 तारीख का कार्यक्रम ये करके मैं बात को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आपको कुछ इशू पे बात करनी है। और इशू इसलिए कि आप लोग बार बार रेस करते हैं और आप वही बिहार के इंचार्ज हैं, तो उस पर बात करेंगे। लोग कहते हैं ना कि बौद्ध गया बौद्ध धर्म पे, तो आपने पार्लियामेंट में कितनी बार भाग लिया, कितनी बार उस पर बात की है। तो ये चीज़ें इसलिए मैं समझ देना चाहता हूँ कि आप बात करेंगे। आज की तमाम लोग कहते हैं, और सबसे बड़ा बाबा साहब के मानने वाले लोग यही तो हैं, सबसे ज़्यादा बाबा साहब के मानने वाले लोग यही हैं। अब वो कितना मानते हैं उस पर हमें आज चर्चा नहीं करनी। अब वो आप आत्मचिंतन करो कि बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचने के लिए महाराष्ट्र का सहारा नहीं लेना पड़ा, बंगाल का सहारा लेना पड़ा। दलित और मुस्लिमों ने मिलकर बाबा साहब को संविधान सभा में 1952 का पहला लोकसभा बाबा साहब ने लड़ा था। क्या हासिल रहा? मैंने कहा चर्चा मुझे बहुत नहीं करनी, लेकिन याद खाली दिला दो एक लाइन। भंडारा का 1954 का चुनाव लड़ा, क्या स्थिति रही। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी आप लोग हैं बहुत अच्छे, और आप लोग सवाल भी करते हैं कि बीएसपी वाले कर क्या रहे हैं। और मैं आज आपको भरोसा दिला दूं और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहता हूं कि अगर इस देश में बाबा साहब को मानने वाला, दिल से मानने वाला, बाबा साहब के आदर्शों पे चलने वाला, तथागत के आदर्शों पे चलने वाला, अगर इस देश में मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ अगर कोई है तो वह है तो माननीय कांसी राम साहब और बहन कुमारी मायावती। और करके दिखाया। आपने तो बोल के दिखाया, और कांग्रेस का सहारा लेके एक सीट पे समझौता 71 का। हमने कहा आज मुझे बात नहीं करनी। 71 में कांग्रेस ने समझौता किया था आरपीआई से, 520 पे वो लड़े थे, एक सीट पे आप लड़े थे। लेकिन माननीय कांसी राम साहब ने, हम लोगों का दुर्भाग्य है, हमारे जैसे लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने बाबा साहब को नहीं देखा। हम लोग बाबा साहब, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के लोग, बाबा साहब को 1956 में अगर आप देखेंगे तो आगरा तक गए थे, और वही स्पीच आप पढ़ते हैं आप लोग। 1956 के बाद जब वो गाँव में जाने का प्लान करते नहीं जा पाते, तो इसलिए हम लोग अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि हम लोग बाबा साहब को देख नहीं पाए, बाबा साहब के आंदोलन से जुड़ नहीं पाए। लेकिन जब बाबा साहब के आंदोलन से अवगत हमें वाम से BS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के सिद्धांतों से, विचारों से, उनके वर्क को
जब हम लोगों को अवगत कराया तो हम लोगों ने बाबा साहब को मान्यवर कांसीराम साहब ने देखा, बाबा साहब को बहन जी में देखा, और हम लोगों ने इतनी मजबूती से तैयार हुआ कि जो काम आप लोग नहीं कर पाए वह काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और जब आप उत्तर प्रदेश में जब दिल्ली से घुसेंगे, ज्यों बॉर्डर आएगा दिल्ली का, तो सबसे बड़ा अगर गेट मिलेगा, किसका मिलेगा? तथागत जी का मिलेगा, बाबा साहब का मिलेगा, सावित्रीबाई फूले का मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शब्दों से सम्मान नहीं होता, सम्मान दिल से होता है। आज कांग्रेस वाले दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? अभी इधर भी चल रहे थे, कल भी कोई बता रहे थे प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा अगर बाबा साहब के रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम किसी ने किया, बाबा साहब को रोकने का काम किसी ने किया। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप किताबें भी लिखते हैं, आपकी किताबें भी हमारे पास पहुँचती हैं। महाराष्ट्र के लोग किताब बहुत लिखते हैं और गुणगान में बाबा साहब का पूरा भरा रहता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को तो बहुत मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बाबा साहब की बात को भी मान लें तो बरसों की बिगड़ी बात हमारी बन जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूँगा। इसलिए 14 तारीख का जो कार्यक्रम है, अध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे कि पूरा पखवाड़ा चलता है, पूरा पखवाड़ा चलता है, मनाइए, आप लोग अच्छे से मनाइए। और वो ये है भी क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में भी इस तरह करते हैं, तो आप लोग भी मनाइए, बड़े भव्य तरीके से मनाइए। लेकिन मनाने के साथ साथ बाबा साहब चाहते थे क्या था, बाबा साहब का मकसद क्या था, उस मकसद को भी थोड़ा अंगीकार करो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, अपने अंदर ले आओ, ताकि बाबा साहब का मकसद कामयाब हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं और ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि अब इसके बाद फिर मैं आऊँगा, आप लोगों के ज़िले में आऊँगा, समीक्षा करूँगा, बात करूँगा, और गुजरात के लोगों से मैं तो अभी इसके तुरंत बाद डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि 20 के बाद, अभी इधर हमारे कार्यक्रम है, 20 के बाद जब आप लोग बना लेंगे 2-4-5 का कार्यक्रम गुजरात में, इसके बाद फिर मैं साउथ में फिर जाऊँगा दोबारा, और महाराष्ट्र के लोग एक पूरा पखवाड़ा मनाएंगे। इसलिए आप लोग पखवाड़ा मनाएं। फिर लास्ट में मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए माननीय सभी ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किए हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ गुजरात के लोग चल के आए हैं। अध्यक्ष जी से मैंने पूछा, भाई महाराष्ट्र के लोग तो यहीं के हैं, इसको खिलाना उलाना है तो खिला देना कुछ, लेकिन हमारे गुजरात को जरूर कुछ खिला देना। तो इसके बाद हमें लगता है हल्का फुल्का सा व्यवस्था है, व्यवस्था। फिर आप लोग ये लेने के बाद आराम से फिर आप लोग अपने गुजरात को चले जाएंगे, और महाराष्ट्र आप लोग भी वहाँ पे ज़िले वाइज कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना, और हमारे महाराष्ट्र के लोग तो करेंगे। और महाराष्ट्र में भी पखवाड़ा मना रहे हो तो मुझे लगता है इस महीने तो हमें बुलाओगे नहीं आप लोग, क्योंकि कंटिन्यू आप लोग चल रहे हो, तो आप लोग अगला महीना कोई कर लीजिए। इस महीने में हम गुजरात प्लस कुछ साउथ के स्टेट उधर का हम देखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए माननीय सांसद जी को शुभकामना देते हुए, क्योंकि हम साथी हैं तो हम शुभकामना भी दे देंगे कि आपके नेतृत्व में बिहार अगर अच्छा रिजल्ट दे देता है तो कम से कम महाराष्ट्र और गुजरात में भी और साउथ में भी हमारा हौसला बढ़ जाएगा, हमारे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। इस शुभकामना के साथ मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज, जय कांसीराम। धन्यवाद। देश का नेता कैसा हो? मायावती जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? मायावती जैसा हो। अरे बाबा के सम्मान में बहन जी मैदान में, साहू के सम्मान में बहन जी मैदान में। और वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। अरे बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी किसान। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बीएसपी के 3 कप्तान। साथियों हम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक,
महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक, कोल्हापुर विरासत के कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मुस्लिमों को, साथ ही बीएसपी से जोड़ने वाले तमाम उन महापुरुषों को, साथ ही सबसे बड़े हमारे बहुजन नायक वाम सेफ डीएसपी और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हुए और तमाम संतों गुरुओं को नमन करते हुए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, आज की गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त बैठक में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एक्स एमपी राजाराम जी और साथ ही दोनों प्रदेश के अध्यक्ष हमारे डोंगरे जी, मंगू भाई पटेल जी और साथ ही हमारे तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो साथीगण हैं, जिसमें महाराष्ट्र के हैं संतोष शिंदे जी, मुंगेश चलवादी जी, मोहन रैकवार जी, मुकुंद जी, रामेश्वर सुमेर जी, किरण आहाट जी, नागर सिंह माला जी, महेंद्र मोहन जी, किरण आहाट जी और साथ ही हमारे जसवाल जी और हमारे साथी पीछे बैठे हैं। इन सभी के साथ साथ में जो हमारे तमाम साथी जो गुजरात से आए हैं, जिनको अभी मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं उनमें से हमारे बीच में बहुत ही सीनियर साथी बच्चू भाई पटेल जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं लंबे समय पर, आदिवासी समाज से आते हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और साथ ही धूल भाई बामोड़ उपाध्यक्ष, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में मंगू भाई परमार जी, MS AM चौहान जी, एस परमार जी, BN मकवाना जी, निरंजन घोष जी, रमेश पटेल जी, महेंद्र सोलंकी जी, केशव चौहान जी जो सेंट्रल ऑफिस में बहुत लंबे समय तक काम किया, उसके साथ साथ में आए हुए तमाम मेरे बहुजन समाज के जाबाज सिपाहियों, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम करते हैं। और आज की ये निश्चित तौर से मीटिंग बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जिस तरह मान्या बहन जी ने स्टैंड बहुजन समाज पार्टी को लेकर के लिया वो आप सभी के सामने, और बहन जी ने कई बार ये बात बोल भी दिया कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। और मेरे लिए परिवार के रिश्ते नाते ये मायने नहीं रखते। मेरा जो परिवार है मेरा बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज के लोग मेरा परिवार है और इस मिशन और मूवमेंट के सामने मेरे परिवार के रिश्ते नाते कभी आने नहीं आ सकते। इतना बोल्ड डिसीजन कोई नहीं ले सकता जो बहन ने लिया। आप सब इस बात को समझ लीजिए, हमारी मानिया बहन जी कोई महापुरुष से कम नहीं, महापुरुष ही हैं। मैं तो कहता हूँ आज हमारे सामने हैं महापुरुष हैं। हमने बाबा साहब को याद करते हैं, माननीय कांशीराम साहब को याद करते हैं, महात्मा फूले साहब को याद करते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को भी याद करते हैं और 100% उसी श्रेणी में आज हमारी आदरणीय बहन जी भी स्थान रखती हैं। हमें उनके इन आदर्शों को अपना करके आगे बढ़ना चाहिए, उनके संघर्ष को याद रखना चाहिए कि आज भी बहन जी इस मूवमेंट को बचाने के लिए, इस बहुजन समाज को सत्ता नशीब बनाने के लिए आज भी रात दिन संघर्ष करने वाले को। अब वरना इतनी उम्र हो गई बहन जी चाहती तो 4 बार की मुख्यमंत्री हूँ, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, इतना पेन लेने की जरूरत क्या है। लेकिन पेन है अलग, पेन अलग है। मेरा बहुजन समाज अभी सत्ता में नहीं पहुंचा है, मुझे अपने बहुजन समाज को सत्ता में पहुंचाना है, ये दर्द है। और दर्द में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जिससे मन में दर्द नहीं, सबके अंदर दर्द है। डेली मैं देख रहा हूँ किस तरह से हमारी बहुजन विचारधारा को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई। अभी तथागत की बात चल रही है, बोध गया टेम्पल का आंदोलन चल रहा है। बोध गया टेम्पल के आंदोलन में जिस तरह से वहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता डेली की डेली पहुँच रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे कई प्रभारी वहाँ पहुँच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कई दिन वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ तक कि 15 तारीख को मैं खुद वहाँ पे जाने वाला हूँ, एक दिन धरने पे बैठने वाला हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को बचाने के लिए मंदिर की जो कमेटी संस्था जो भी चाह रहे उसको बढ़ाने के लिए हमने 5 बार पार्लियामेंट के अंदर 0 आवर में नोटिस लगाई, 5 बार। रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है। मैं भी यहाँ पे MTNL का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो खुल नहीं रहा, OTP नहीं आ रहा क्योंकि वेबसाइट गवर्नमेंट की है, खुलेगी तो OTP से खुलेगी। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है MTNL का तो वो नहीं खुल रहा और उसको मैं जा करके खोल करके मैं प्रदेश अध्यक्ष को भेज दूँगा। 5 बार मैंने नोटिस भेजी है और 5 बार में 1 बार उन्होंने मेरी नोटिस को एक्सेप्ट किया।
कि मैंने लिखकर भेजा कि आई वॉन्ट टू टॉक माई बुद्धा टेम्पल और गया टेम्पल इशू। तो उन्होंने 5 बार में 1 बार तो उन्होंने ले लिया, और जब ले लिया उसी दिन जब मेरा नंबर आने वाला था उसी दिन उन्होंने पार्लियामेंट को अर्जन कर दिया। मैंने कि आप बात नहीं रख सकते, अर्जन हो गया। उसके बाद फिर 3 बार और लगाया, एक दिन भी मुझे बोध गया टेम्पल पर बोलने को नहीं मिला। दिस इज सिचुएशन कि मैंने उनको लिख करके दिया कि बोध गया टेम्पल के अंदर जो 9 लोगों की कमेटी बनी हुई है, 9 लोगों में 4 बुद्धिस्ट हैं, 4 हिंदू हैं और एक कलेक्टर होता है। जो भी कलेक्टर होगा, पहले ये नियम था कलेक्टर अगर हिंदू नहीं है तो उस कमेटी में मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन अब उन्होंने उसका इम्प्लीमेंट करके अमेंडमेंट करके बिहार सरकार ने अमेंडमेंट किया और 1992-93 के समथिंग उन्होंने अमेंडमेंट किया था, और उसमें कहा कि अब कलेक्टर जो भी होगा चाहे किसी भी जात का हो वो उसका मेंबर बन सकता है। 9 लोगों की कमेटी बननी शुरू हो गई, लेकिन जो पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो बुद्धिस्ट के साथ नहीं हो पाता। वहाँ पर उन लोगों ने तमाम मूर्तियाँ लगा रखी हैं अलग अलग। बाहर निकलते ही बौद्ध के टेम्पल से बाहर आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद में उन लोगों ने लेफ्ट साइड में वहाँ पे मंदिर बना रखा है, वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। जबकि बौद्ध और पूजा मंदिरों का बहुत बड़ा अंतर है, कोई मेल नहीं खाता है। मतलब कहाँ बौद्ध कहाँ मंदिर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ताकत गौद इस बात के अगेंस्ट में थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को हम पर हावी करने के लिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बना रखी। उसको लेकर हमारे लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कंटिन्यू चलता भी रहेगा। 5 बार नोटिस लगाने के बाद भी अगर नंबर ना आए तो आप समझ लीजिए कि पूरे सेशन में एक दिन भी मुझे 0 आवर में बोलने को नहीं दिया गया। मुझे मालूम था कि भाई बोलेंगे तो यही बोलने वाला, और मैं बोलने वाला भी था कि जब आपके टेम्पल में, अयोध्या टेम्पल में कोई बुद्धिस्ट नहीं है, जो आपने वहाँ पे कमेटी बनाई हुई है, अयोध्या के अंदर कोई बुद्धिस्ट उसमें नहीं है, कोई मुस्लिम भी उसमें नहीं है, कोई क्रिश्चियन भी उसमें नहीं है, कोई सिख भी उसमें नहीं है, कोई जैन भी उसमें नहीं है, तो आप बताइए किस आधार पर बोध गया टेम्पल में आप दूसरे धर्म जात के लोगों को आप रखना चाहते हैं? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि वो मंदिर के लोग उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए, उसका मैनेजमेंट का जो भी काम है वो उसी धर्म के लोग कर सकते हैं, बाकी दूसरे धर्म के लोग नहीं कर सकते। ये जरूरी था, लेकिन ये बात को कहने के लिए मैंने 5 बार पार्लियामेंट में नोटिस दिया, ऑन रिकॉर्ड है वो, लेकिन उसके बाद भी मुझे करना। लेकिन मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। मैं, आप वहाँ नहीं बोलने दोगे तो मैं जा करके बोध गया टेम्पल में बोल के आऊँगा जा करके, और चिल्ला के बोलूँगा। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज बाबा साहब विचारधारा को, तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को खत्म करने में लगी हुई। उत्तर प्रदेश में अभी 14 अप्रैल आने वाला, हर जगह पूरे जिस तरह आपके महाराष्ट्र में बाबा साहब की जयंती को लेकर गांव सजने लगे हैं, गांव में सफाइयाँ होने लगी हैं, लोग ज़मीन साफ कर रहे हैं, कूड़ा करकट हटा रहे हैं, इसलिए कि बाबा साहब की जयंती आने वाली है। 14 अप्रैल को हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे। लोग घरों को साफ कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं 14 अप्रैल के दिन का। और इस दौरान क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपना एक नया खेल खेल रही है, जहाँ पर जिन सरकारी ज़मीनों पर 50 साल पुराने भी बाबा साहब की मूर्ति कहीं लगी है, उस मूर्ति को हटाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। अभी हमारे सीतापुर में हुआ, कल बात हो रही, मेरा खून खोल गया। वहाँ मालूम हुआ कि जिस गांव में गए वो पूरा गांव दलितों का, और सारे के सारे बाबा साहब के मानने वाले लोग। उस गांव में एक मानिया बहन जी ने वहाँ पे अम्बेडकर पार्क दिया हुआ जगह, वहाँ पर अम्बेडकर पार्क की मूर्ति में बाबा साहब की मूर्ति रखी। एक सचिवालय भी दिया हुआ है। बहन जी ने कहा कि हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनके घर में शादी बारात होती है, रुकने की जगह नहीं होती है, तो उन्होंने एक सचिवालय भी दिया हुआ है। सचिवालय बना हुआ है, हॉल बहुत बड़ा सा बना हुआ है। और उन लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने, जब मेरे ही समाज के सारे लोग रहते हैं, ये ज़मीन यहाँ पे खाली पड़ी हुई है, सरकार की गंदी सी पड़ी है, कूड़ा पड़ता है, तो उन लोगों से बराबर किया। और बराबर करके उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाएंगे 14 अप्रैल। उसके लिए प्लानिंग की गई। भाई किसी और को आपत्ति भी नहीं था भाई, जहाँ सारे लोग हमारे लोग रहते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर लोगों ने सफाई की, और सफाई करने के बाद मूर्ति को वहाँ पर स्थापना कर दी। किसी ने अचानक से तो नहीं, कहीं बाहर से वो आया होगा, देखा होगा, उसने फोन कर दिया, कहा नजूल भूमि पर, सरकारी जमीन पर इन लोगों ने तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति लगा दी। ये अपराध हो गया। पुलिस 2 बार आई, 10 दिन पहले आई, 10 दिन बाद में पूरी तैयारी के साथ में। 10 दिन पहले जब आई तो औरतें बच्चे लड़ गए, खड़े हो गए कि नहीं, अगर तुमने हमारी मूर्ति को छू लिया तुम्हारा हम अंजाम पूरा कर देंगे। पुलिस जाके वापस चली गई। फिर 10 दिन बाद फिर वापस आई,
तमाम थानों की पुलिस लेके आए, तमाम थानों की कम से कम 300-400 पुलिस वाले आए, डंडे लेके आए और घुस गए, मूर्ति को बुलडोजर उठा करके ले गए। और विरोध हुआ, उन लोगों ने इतना औरतों को पीटा, बच्चों को पीटा, सबको इतना पीटा, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी पैर तोड़ दिए। कई दिन से लोग घर छोड़ के भाग गए, 34 लोगों ने मुकदमा लिखा दिया गया। ये हालात है उत्तर प्रदेश में। वो हमारी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं कि हिंदी नफरत करते हैं बाबा साहब की विचारधारा से, बाबा साहब की मूर्तियों से, तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों से नफरत करते हैं। और जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो बोलते हैं कि हम तथागत गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, शांति की धरती से आए हैं, लेकिन यहाँ अशांति फैलाने में लगे हुए हैं लोग। मैं उनसे कहना भी चाहता, आज नहीं तो कल बीएसपी तो आने वाली ही है, आज नहीं तो कल, अब तुम रोक नहीं पाओगे। अब मेरा समाज भी आगे बढ़ चुका है, मेरा समाज भी अब जागरूक हो चुका है, और जिस दिन दिल्ली की गद्दी पे नसीन बैठेगा उसी दिन पूरा देश बौद्धमय कहलाएगा। उसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं लगा भी हुआ हूँ कि जो बात पार्लियामेंट में रही है अधूरी, वो बिहार के गांव-गांव में फैलने का भी काम करेगी कि हमें बौद्ध गया टेम्पल का अधिकार चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हो तो हमारे बौद्ध धर्म के लोगों को भी अयोध्या के मंदिर में स्थान दे दो भाई, 4 लोगों को स्थान दो, वहाँ भी दे दो, और भी जगह है वहाँ भी दो। तो ये बातें तो लॉजिक वाली हैं। देखिए, इस बात को लेके हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन बात यहाँ पे और भी आती है कि हम सब लोग आज पूरे देश में संघर्ष करने में लगे हुए। बिहार में भी चुनाव होने वाला है, अक्टूबर-नवंबर में वह चुनाव होने वाला है। उसको लेकर के हम लोगों ने पिछले 5-6 महीने से पूरी तरह से कमर कसी हुई। 1 साल 2 साल से लगे हुए, बड़े बड़े कैडर कैंप आयोजन हुए, कई दिन तक कैडर चल रहे हैं, गांव-गांव में मीटिंगें भी चल रही हैं, संगठन पे मेन काम चल रहा है। और इसी क्रम में मेरे अभी कंटिन्यूस कल से लेकर के 24 तारीख तक कंटिन्यू 2-2 मीटिंग लगी हुई है, सुबह शाम कंटिन्यू 2-2 मीटिंग 24 तारीख तक लगी हुई हैं। और इसी दौरान हमने वहाँ पर 2 बड़े इवेंट भी किए। 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल हमने बहुजन मेला का आयोजन किया बिहार के अंदर, पहला बहुजन मेला का आयोजन। और उस बहुजन मेला का आयोजन स्टार्टिंग होगी 11 अप्रैल को, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के दिन से बहुजन मेला स्टार्ट होगा। 12 तारीख को हम अपने छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में एक प्ले रखेंगे। 13 तारीख को माननीय कांसीराम साहब के बारे में बात की जाएगी, आदरणीय बहन जी के बारे में बात की जाएगी, बीएसपी के कामों के बारे में बात की जाएगी। और 14 अप्रैल को बाबा साहब के ऊपर एक बड़ा सा सेमिनार आयोजन किया जा रहा है। इस तरह से हमने वहाँ पर किया हुआ है, और जिसमें कम से कम 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था भी करी गई। 50,000 माने 4 दिन प्रोग्राम चलेगा, 4 दिन सुबह से लेकर के शाम तक कंटिन्यू खाने की व्यवस्था की, खाने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और ये काम मैंने नहीं किया है, वहाँ के लोगों ने किया, बस प्लानिंग मेरी थी, प्लानिंग तो मेरी है। अगर मैंने किया होता तो मैं यहाँ वहीं बैठा होता आज, लेकिन मैंने प्लान बनाया, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। बामसर की बड़ी भूमिका वहाँ पर, बामसर के साथियों को मैंने जिम्मेदारी दी। हमने कहा ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, पार्टी की काम हमारा है। अगर पार्टी काम होता तो मैं इसको करता, लेकिन अगर आप इस काम को एक्सेप्ट करिए, जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। जहाँ लगता है कि कोई कमी रह गई, वो कमी हमें बताइए कि साहब ये कमी रह गई, इतनी सा दिक्कत आ रही है, आप इसको पूरा कर दीजिए। मैंने कहा एक्सेप्ट है, मैं जो कमी आएगी मैं कर दूंगा, लेकिन बाकी का काम आपको करना है। उस पर लगे हुए। और एक बहुजन का मेला हमने लगाया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। 11 तारीख को पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन हमने उधर बुलाया। माने बहन जी को हमने इस बात को रखा कि माने बहन जी 11 तारीख को हमारे महात्मा फूला साहब की जयंती भी है, और हमारे महापुरुषों के लिस्ट में भी हैं, और उनके समाज के लोग ये चाहते हैं कि हम महात्मा फूले साहब की जयंती भी मनाएं और पिछड़े वर्ग को स्पेशली अट्रैक्शन उनको करें। तो माने बहन जी इस बात को लेकर एक्सेप्ट हुई कि ठीक है आप कर लो। तो वहाँ पे 11 तारीख को बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इस तरह से हम कंटिन्यू अपने काम में लगे हुए हैं। बिहार में बात बढ़ रही है और हमें उम्मीद भी है, हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। बिहार में कभी कभी इतने रेप, इतने मर्डर, इतने बलात्कार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल भी जाते हैं कि गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, गलियाँ हैं, खेत जाना पड़ता है, खतरा भी रहता है। सारा सब कुछ भी कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है हम वहाँ पे कर रहे हैं। और हमें उम्मीद भी है कि अगर बिहार के लोगों ने इस बात को समझ लिया तो बिहार में क्रांति इस बार आनी तय है। अक्टूबर-नवंबर के अंदर अत्याचार का अंत हो करके रहेगा। आप सबको मालूम है कि किस तरह से एक दलित IAS की हत्या वहाँ पर की गई नहीं की गई। एक दलित IAS तेलंगाना का था, उसकी हत्या कर दी गई थी। वहाँ का जो हत्यारा था वो जेल गया,
लेकिन नीतीश कुमार ने अपने जेल कानून में संशोधन करके उसे बाहर निकाल दिया। आप समझ लीजिए ये हालात हैं। और उस वक्त और भी सुनिए, अभी तो नीतीश कुमार ने पलटी मार के बीजेपी के साथ में आ गए नहीं आ गए, लेकिन जब वो उस अपराधियों को करीब 100-150 अपराधियों को जब जेल से बाहर निकाला गया बिहार के अंदर, तब उनका अलायंस बीजेपी के साथ में नहीं था, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ। माने कि जो दलित IAS के हत्यारे थे उनको छोड़ने में उतनी ही भागीदारी कांग्रेस की भी है, RJD की भी है सर। इसलिए कांग्रेस भी आज हमारे महापुरुष ने पहले कहा, माधव कांत श्रीराम साहब ने, कि नागनाथ सामनाथ एक हरी घास के, एक नागराज दूसरा हरी घास का सांप है। बीजेपी के बारे में कहा, ये नाग है और कांग्रेस हरी घास का सांप है। वाकई हमारा वोट ले लेते हैं, हमारे सामने बार बार संविधान दिखा के हमारा वोट ले लेते हैं, लेकिन जब मौका पड़ता है हमें ही रसने काम भी करते हैं और कर भी रहे। अभी आपने देखा तेलंगाना के अंदर, वहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो तेलंगाना स्टेट की होती है, वहाँ प्री में रिजर्वेशन खत्म कर दिया। आपने प्री में रिजर्वेशन खत्म कर दिया तो क्वालिफाई कैसे करेंगे लोग? आप हमारे पास आप सोच रहे हैं कमजोर घोड़े बड़े बड़े करासी घोड़ों का मुकाबला करें, कैसे करेंगे? आपकी स्कूल अलग है, शिक्षा की नीति आपकी अलग है। गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जहाँ टीचर नहीं आते, गरीब बच्चे वहाँ से निकल के जाते हैं जहाँ किताबें भी नहीं, टीचर भी नहीं आते, किताबें भी नहीं, सारी संसाधन भी नहीं है। अमीरों के बच्चे AC वाले घरों में पढ़ते हैं, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, उनके सामने आप गरीबों के बच्चों को खड़ा करोगे और गरीबों का रिजर्वेशन खत्म कर दोगे, ये कैसे हो सकता है? इस बात को लेकर मैंने पार्लियामेंट में बोला भी कि आपने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं आपकी बात को मानता हूँ। आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, ये भी आपकी बात को मानता हूँ। जब 2 बातें मानता हूँ, तीसरी बात मेरी मान लीजिए, 1 नेशन और 1 एजुकेशन भी देश के अंदर होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा गरीब है और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, नॉन AC स्कूल में पढ़ता है, जहाँ लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, तुम्हारे अमीरों का भी चाबी वहीं पढ़ना चाहिए। फिर आप कंपटीशन करिए, फिर आप रजिस्ट्रेशन खत्म कर दीजिए, लेकिन हिम्मत नहीं है उनकी काम करने। लेकिन इस बात को कोई भी आपको मानने वाला नहीं है। देखिए, जब तक आपकी संख्या बल नहीं, आपकी ताकत वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम दलित सांसद भी आपकी आवाज़ नहीं बनती। अगर वो सांसद भी खड़े होकर के बोल दें कि ये मेरे समाज की बात है, मेरे समाज के अधिकार की बात है, मेरे संविधान के अधिकार की बात है, हम आज ज्वाइन कर देंगे, लेकिन आपका समर्थन नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारे नियमों को आप बचा करके रखिए, अधिकारों को दे करके रखिए। ये सारी की सारी पार्टियां अपने पैरों घुटनों पर गिर जाए, लेकिन कोई भी नहीं चाहता। सारे के सारे लोग बने रहना चाहते, सारे यही चाहते कि बस मैं बना रहूं, समाज के साथ में कोई भी काम हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं होता। आप देखिए कि आज इस बहुजन मूवमेंट में काम करने वाले कौन हैं? 90% गरीब तबके के लोग इस बहुजन मूवमेंट पे आज हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जिनके पास शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है। वो व्यक्ति ये नीला झंडा, हाथी निशान का झंडा लेकर शान से रोड पे टहलने का काम करता है, लेकिन एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी में झंडा लगाने का काम नहीं करता। ये है हमारे सामने प्रॉब्लम। देखिए, हमारे पास कोई कमी नहीं है कि हमारे पास कोई मांस की कमी है, हमारे पास लोगों की कमी है, लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति की बड़ी कमी है। हमारे पास इसको कैसे अमली जमा पहनाया जाए, हम कैसे इसको प्रूफ कर सकें, कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकें, इसकी बड़ी कमी है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है। अब जो बाने बहन जी ने हम सबको नया एक प्लान दिया हो, और उस नए प्लान में कहा कि अब हमने पूरे काम को 2 पार्ट में कर दिया। पहला पार्ट हो गया आपका अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। कहा इसके अंदर आपको 6 महीने में एक काम करना, 2 काम करने। आपको कमेटी को बनाना है, कमेटी बनानी है, और उनको पार्टी का मेंबर बनाना है। पहला काम 6 महीने तक कंटिन्यू यही चलेगा। माने आपको कमेटी बनानी है और उनको मेंबर बनाना है। देखिए, ये इसलिए जरूरी है, आप समझ लीजिए, अब सब जानते भी हैं, ये सत्ता का महासंग्राम है कि नहीं है? ये फाइट है, फाइट फॉर पावर। ये पावर की तो फाइट हो रही नहीं हो रही। जब सत्ता का महासंग्राम में फाइट हो रही है, तो कोई भी जंग बिना सेना के नहीं जीती जाती है कि नहीं है? कोई भी जंग बिना सेना के आप नहीं जीत सकते। हम भी कहते नहीं कि भाई चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है, कहते कि नहीं कहते? चाइना के पास जो बहुत बड़ी आर्मी है,
उसके बाद सेकंड में बात में आती है रसिया के और यूएस की और फिर भारत की आती है। ये सच्चाई भी है। तो चाइना से आज सब डरते हैं यार, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, बड़े उनके पास जहाज़ बनाने वाले हैं, 6th जनरेशन का जहाज़ बना कर दिया उन लोगों ने, वो AI में भी नंबर बना गए पूरे देश पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आज सब चाइना से डर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए, अगर हम पॉलिटिकली बात करें, आज जब जंग जो हमारी हो गई है विचारधारा की हो गई है, और विचारधारा की बात को बढ़ाने के लिए भी हमारे पास सेना नहीं है, हमारे पास बूथ पे लोग नहीं हैं, हमारे पास गांव में लोग नहीं हैं, वोट डालने वाले लोग हैं। मैं नहीं कहता वोट डालने वाले लोग होना अलग होता है, लेकिन विचारधारा को जिंदा रखना, विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाना, विचारधारा के बारे में डेली बात करना, वो बात एक अलग होती कि नहीं होती। लेकिन हमारे पास 5 लोग जो बूथ पे होने चाहिए वो हमारे पास नहीं। जो चुनाव के दिन इस सत्ता के महासंग्राम की जंग को लड़ने का काम करेंगे, वो 5 हमारे आदमी कहीं पर भी नहीं। हम उस पर कभी ध्यान देते नहीं। लेकिन आप उसी तरफ देखिए, बीएसपी के पास एक पहला मॉडल था पूरे देश के अंदर कि मानर कांसीराम साहब ही इस देश में बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और असेंबली कमेटी का फार्मूला लेकर के आए। लेकिन आज उस मॉडल को भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर किया कि नहीं किया? उसने और भी एक कदम आगे बढ़ गया। वो तो इतने आगे बढ़ गए कि माने एक पन्ना प्रमुख, एक पन्ने में भी 3 से 4 आदमी बना दिए उन लोगों ने। 30 एक अगर हम एक पन्ने में नाम लिख लें तो 30 से 35 नाम आते होंगे। उस 30-35 नाम में भी उन लोगों ने 3 आदमियों को आइडेंटिफाई कर लिया। ये 3 लोग कौन है? हमारे पन्ना प्रमुख कराएंगे। इतना एडवांस हो गया हमसे ज़्यादा। उन लोगों ने किया भी, उन लोगों ने बूथ कमेटी बना दी, पन्ना प्रमुख बना दिए, मंडल कमेटी हमारी होती है, उनके सेक्टर का हमारी सेक्टर होती है, उनकी मंडल कमेटी होती है। उन लोगों ने 100% अपने स्ट्रक्चर को खड़ा किया। 100% उनके पास कमेटियाँ हैं और उन्हीं कमेटियों के दम पर आज पूरे देश में वो राज कर रहे हैं। और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हम नहीं पहुँच पा रहे। रीजन कुछ भी रहता हो कि हमारे पास संसाधन कम है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब मुश्किल से अगर आपके स्टेट में 1 से 2 गाड़ियाँ होती थी, तब भी आपने आज से बहुत अच्छा पहले किया कि नहीं किया? उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए, अगर आप पहली सरकार बनी तो मैं तो उस वक्त कितना बॉय, मैं तो 95 में तो बहुत छोटा था। उस वक्त जब हमारे बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो राजाराम जी थे वहाँ पर, तो जानते हो कि मुश्किल से 20-25 गाड़ियाँ रही होंगी, मैक्सिमम 20-25 गाड़ियाँ। एक बार बहन जी बता रही थी, हम लोग घर में बैठे हुए थे, बहन जी बता रही थी कि जब मानव कांसीराम साहब साइकिल यात्रा लेके चल रहे थे और साइकिल यात्रा जब दिल्ली आई तो हम लोगों को खबर लगी कि भाई मानर साहब साइकिल यात्रा लेके दिल्ली को कल शाम तक यहाँ भेज करेंगे और आदेश हुआ कि सबके खाने की व्यवस्था की जाए। और उस वक्त पैसा था, तो ये भी टेंशन थी, अब ये कितने लोग आ रहे हैं, इनके लिए खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। मालूम हुआ कि 500 रुपये, 500 रुपये हैं और खाने वाले इतने लोग आएंगे, कितने लोग पता नहीं, हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं। अभी 500 में कैसे खाने की व्यवस्था की जाए? बहन जी से बताया गया कि बहन जी यदि आ रही है खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बहन ने कहा ठीक है। बहन जी ने तुरंत कहा कि जाओ 500 रुपये लो, 500 रुपये की पॉलीथीन लेके आ जाओ, जिसमें हम लोग सामान लेके आते हैं, पॉलीथीन लेके आते। तो सभी लोग चौकरा गए, भाई ये पॉलीथीन, हाँ पॉलीथीन लेके आओ। पॉलीथीन आ गई 500 रुपये की, तो बहुत सारी मिली होगी, 500 तो बहुत होता है उस टाइम। और उन पॉलीथीन को लेकर अपनी बस्तियों में गए और घर घर उन पॉलीथीन दे दिया। कहा कि मानर कांसीराम साहब साइकिल यात्रा लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ में तमाम कार्यकर्ताओं के लिए खाने की व्यवस्था करनी है। घर घर बोल दिया गया कि आप लोग जो भी यहाँ पे घर में खाना बनता है, एक आदमी खाना इसमें बन करके दे दीजिए और वो झिल्ली लेकर के हम लोग जाएंगे साथ। उस दौर में भी हम आगे बढ़े जब खाने की भी संस्था हमारे सामने। लेकिन रियली आज हमारे पास सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है खाना हमारे पास नहीं। आज तो बता रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी ने तो गुजरात को खाना खिला दिया। स्ट्रांग है भाई, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग नहीं, देखते है कि नहीं है, इतना स्ट्रांग तो ही है। जब इतने स्ट्रांग है कि महाराष्ट्र गुजरात को खाना खिला रहा है, तो इतने स्ट्रांग मतलब उसको उसमें मत लीजिए आप लोग। अगर उसमें भी जाएंगे तो रियली ये सच्चाई भी है, महाराष्ट्र पूरे देश के लोग खाना खिला रहा है, चाहे बिहार के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम, देखिए आजमगढ़ से लेके सब यहाँ बैठे हैं मंच के ऊपर, बैठेंगे नहीं बैठे, चाहे भले अपनी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन है तो महाराष्ट्री, है कि नहीं है? दिस इज रियल, है तो महाराष्ट्री। तो जब आज ये इतने हम स्ट्रांग हो गए हैं
तो हम आखिर क्यों नहीं गांव तक पहुंच रहे हैं? क्यों नहीं हम 500 रुपये का डीजल डरा के गाँव अपनी गाड़ी में, 100 रुपये का पेट्रोल डरा के अपनी गाड़ी में हम अपना काम क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं? रिजल्ट नहीं आता है तो प्रभारी जिम्मेदार है। आया था प्रभारी, सब लूट के लेके चला गया। कहते ना, वो आए थे, अब्दाली आया, मंगोल आया, चंगेज खान आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, ऐसे सब आए सारे प्रभारी। कभी को मंगोल चंगेज आ गया, कभी अब्दाली आ गया, कहीं मंगोल आ गए, कहीं अफगानी आ गए, हैं सब लूट के चले गए हर बार। सोमनाथ का मंदिर लूट लिया गया 17 बार। तो ये मेंटालिटी चल गई। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि मेरा गांव कौन सा। अगर मैं पार्टी का एक्टिव मेंबर हूं, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मेरा बूथ नंबर 24 है, तो यहाँ बीएसपी जीतनी चाहिए। मेरी ये जिम्मेदारी है कि 5 साल में मैं अपनी पार्टी को अपने बूथ से जाकर रखूंगा। अब 5 साल में आपको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। 5 साल में आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। भाई आपको टारगेट करना पड़ेगा कि मेरे बूथ पे पिछली बार तो बीएसपी को 70 वोट मिला, जीतने वालों को 250 वोट मिला। अभी 70 से 250 का जो गैप होगा नहीं होगा, 180 वोट होगा। ये कैसे पूरा होगा? अब 180 वोटों को आपको अगले 5 सालों में जोड़ने का काम करना। अब जो भी लोग हैं जो आपकी बात को मानते हैं, जो आपके क्लोज भी हो सकते हैं, उनकी मरनी करनी तरनी जो भी है, उनको उसमें जाइए, उनके सुख दुख में खड़े होइए उनके साथ। धीमे धीमे फिर उनको अपनी पार्टी की मीटिंग में लेके आना शुरू करिए। अपनी पार्टी की विचारधारा के बारे में जब वो जानेंगे 100% फिर आपको छोड़ के कभी वो दोबारा कहीं और नहीं जाएंगे। ये काम तो आपको अगले 5 साल तक करना पड़ेगा। अगर आपने ये काम कर लिया तो 100% जीत सुनिश्चित है। और ऐसा तो होता नहीं कि बीएसपी कहीं पे प्रत्याशी होते नहीं। बीएसपी के प्रत्याशी सारी जगह पे होते कि नहीं होते? मोस्टली सब जगह होते हैं। अभी अलग बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया, उसके बाद चुनाव आयोग में कह दिया गया कि जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस होगा तो उसको 15-20 लाख का खर्चा उसके ऊपर आ गया। और उसका मोस्ट ऑफ देम 90% जो खर्चा है, 100% खर्चा पार्टी को पे करना पड़ेगा। अगर पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया, उस पर कोई भी क्रिमिनल केस है, तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर आएगा, टीवी पे उसका ऐड देना है, 3-4 बार उसका अखबारों में ऐड देना है, जितना भी खर्चा आएगा वो पार्टी को पे करना पड़ेगा। और पार्टी तो आज स्टेटमेंट भी आ गया अखबारों में, पार्टी में लिख के आ गया कि बीजेपी को 3000 करोड़ रुपये चंदा मिला, 900 करोड़ रुपये कांग्रेस को लगभग मिला, बीएसपी को 0 चंदा मिला। जब चंदा भी मेरे पास नहीं है तो मैं इतना पैसा, एक आदमी के 10-15 लाख जो खर्चा आता है, वो क्या पॉसिबल है बेर कर पाना पार्टी के लिए? अगर मैं कहूँ, अगर महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ, चुनाव जब हुआ तो करीब 29 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनमें क्रिमिनल केस लगे हुए, लेकिन मेरे सामने का साम मैं तो कोरा कागज हूँ, मेरे पे एक भी केस नहीं है। हमने कहा भाई ठीक पक्का है कि ना? साहब पक्का। यहाँ दिखा गए दूसरा एफिडेविट, वहाँ नॉमिनेशन किया दूसरे एफिडेविट से 29 लोगों पे क्रिमिनल केस निकले। अगर आप 10 से 15 लाख रुपए एवरेज ले लीजिए तो 29 लोगों को कितना रुपए खर्चा होगा पार्टी का? सोचिए आप। जेन्युइन अगर आप 10 से 12 भी मान लें, 12 ही मान लें, 10 भी मान लें, कितना हो गया? 29 आदमियों के ऊपर है। ये हालात हैं, उस हालात से भी लड़ना है। ये हालात पैदा किए गए हैं छोटी मोटी पार्टियों को धराशायी करने के, ताकि ये आगे न बढ़ पाए। लेकिन हमें तमाम तरह के झंझावटों से आगे बढ़ना है, लड़ना भी है, और इससे निकल के आगे भी बढ़ना है, और बढ़ करके ही कुछ हम हासिल कर सकते हैं। बीएसपी मजबूत है तो आप भी सेफ हैं, बीएसपी मजबूत नहीं है तो आप भी कहीं सेफ नहीं। बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारे बच्चों के ऊपर कोई अटैक कर सके या उनके साथ में कोई रेप और बलात्कार करे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। उनको लगता है यार उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में आ गए तो पता नहीं कब यहाँ आ जाए, डरते हैं। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए जब तक आप गाँव में नहीं जाएंगे बात बिल्कुल नहीं बनने वाली। कमेटी नहीं बनाएंगे तो बात नहीं बनने वाली। कमेटी बनाइए, और 6 महीने का जो मैंने टास्क दिया है कि सिर्फ और सिर्फ कमेटी, कोई काम नहीं करेंगे। बहुत सारे काम कर लिए 5-6 साल में, 20 साल 25 साल में, अब एक काम करेंगे, कमेटी करेंगे। आपको लगता है कि मेरे प्रदेश में सारी सीटों पे, मैंने सपोज करिए कि महाराष्ट्र गुजरात में कितनी सीटें?
विधानसभा है, 182 असेंबली की, और आपके तो 288, बहुत सारे इनके पास। अगर मैं आता रहूँगा तो बिहार का काम हाथ जाएगा पूरा। तो मैं बिहार को मैं लेकर बहुत इस तक बहुत टेंशन में भी हूँ। देखिए मेरे लिए बिहार चैलेंज भी है, बहुत ही राजनीतिक अखाड़ा है बिहार। बिहार कोई सिंपल नहीं है, बिहार एक राजनीतिक धुरी है जिसे कहते हैं। दल बदलुओं की ज़मीन है, पलटू राम की ज़मीन है वो। सुबह आपके साथ कोई बात कर रहा है, शाम को कहीं और जाके बात कर रहा है। 2 घंटे में बदल जाते हैं लोग, 2 घंटे में, मात्र 2 घंटे में। एक वाक्य में सुना रहा हूँ कि जब पिछले इलेक्शन में 2020 चुनाव हो रहा था, जितिन राम मांझी ने बहन जी के यहाँ फ़ोन किया कि बहन जी मैं भी आपकी जो गठबंधन प्रोग्राम में शामिल होना चाहता हूँ। तो बहन ने उसका रिगार्ड किया। भाई हमारे समाज का था, मुख्यमंत्री भी था, बहन ने रिगार्ड किया उसको। और मुझसे बोला कि देखो भाई अभी उनका फ़ोन आया था, आप उनके घर जाओ। हाँ घर जाओ। मैं जी घर जाना है? हाँ घर जाओ। भाई सम्मान करो, अपने समाज का मुख्यमंत्री रहा है, समाज का आदमी। और भाई सही से बहुत तहजीब से बात करना उससे, ऐसा नहीं कि बदतमीजी बात करना उससे। नहीं बहन जी कभी आज तक कभी भी अपने ही से हम सभी से आराम से बात करते हैं, उनसे करेंगे। मैं उनसे घर गया, भाई प्यार से मिले, बैठे। मैंने बहन जी को आपने फ़ोन किया? हाँ मैंने बहन जी को फ़ोन किया था, बहुत तारीफ ने बहन जी करी और पार्टी की भी करी। हाँ ठीक गौतम जी आप बैठो, मैं भी आ रहा। और बहन जी ने कहा हम इसको चेहरा बना देंगे उत्तर वहाँ पे बिहार का, अगर ये हमारे साथ रहेगा तो बिहार का चेहरा बना के चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छा भी माहौल बन जाता। लेकिन हमसे बोला कि बैठो अभी आ रहे। हम बैठे उसके घर में। वो क्या हुआ, गाड़ी उठाया, अपनी सिक्योरिटी लिया और पहुंच गया नीतीश कुमार के घर पे। मैं बैठा हूँ उसके घर पे, वो फोटो खींच के चला गया नीतीश कुमार के घर पे और फोटो खिंचवाया बढ़िया आराम। कहाँ बैठो गौतम जी आ रहे हैं, पानी नहीं पियो? हम पानी नहीं पी रहे, चाय पी रहे, जा कर रहे हैं। भाई आ रहा हूँ। आधे घंटे हो गया, बहन जी का फोन आया, अरे तो भाग गया, तू कहाँ है? जी कौन भाग गया? अरे नीतीश मांझी भाग गया। अरे टीवी देखना। भाई जी आपने तो कहा था तो घर जा रहा, मैं उससे घर ही तो बैठा हूँ। अरे वहाँ निकल लो भाई, बताओ। तो ये हालात वहाँ के नेताओं के। वो राजनीतिक धुरी, शतरंज का अखाड़ा अगर कहेंगे, आप किसी भी स्टेट को नहीं कह सकते। अगर शतरंज का अखाड़ा कोई राजनीति में है तो है वो बिहार। तो उस बिहार का हमारे लिए चैलेंज है देखिए। और हम लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखे हुए हैं और 100% हम बेस्ट से बेस्ट करने में लगे हुए हैं। और आप सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाएं रहें तो बहुत बड़ी ताकत बन के बिहार इस बार उभरेगा। और इस बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी पूरी ताकत, पूरी जान एक बार लगा दीजिए और माननीय बहन जी को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने का प्लान कर लीजिए। और 100% अगर आपने सोचा है तो उस सोच को अंजाम तक ले जाने का भी प्लान कर लीजिए। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय खासदार नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम सर। राजनीति के दौड़ में करता टिकट कमाल, राजनीति के दौड़ में करता टिकट कमाल। पूंजीवादी जमींदार ये हो गए मालामाल, हो गए मालामाल, इनके वोट पड़े हैं। खूनी पंजा कमल धनुष बाण ठगने निकल पड़े हैं। समय आ गया मजा चखाओ बहुजन के साथी, दुखिया दुखिया शोर मचाओ, बटन दबाओ, हाथी हाथी हाथी। साथियों, इसके बाद हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय डोंगरे सर हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से दोस्तों साहब का सम्मान करें आदरणीय एडवोकेट डोंगरे सर। नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे मार्गदर्शक रामजी गौतम साहब, आदरणीय महाराष्ट्र के प्रभारी हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय राजाराम साहब कलोरिया जी, सम्माननीय राजभर जी, सम्माननीय परमार जी, हमारी पूरी टीम, साथियों, सम्माननीय गौतम साहब का भाषण सुनने के बाद, सम्माननीय राजाराम साहब का भाषण सुनने के बाद और उन्होंने जो हमें डायरेक्शंस दिए पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और गुजरात को, क्योंकि ये प्रोग्राम
केवल भाषण का प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम हमारे कमिटमेंट का था। और यहाँ पर हम लोग कमिटमेंट करने के लिए आए हैं। पिछले दफ़ा जब बहन जी ने हमें बुलाया, 26 तारीख को भी हमें बुलाया, 26 तारीख के पहले 2 और 3 तारीख को बुलाया, 29 तारीख को बुलाया, अलग अलग तरीके से हम लोगों को मार्गदर्शित किया। उस सभी मार्गदर्शन करने का जो मकसद था वो ये था कि हमारा संगठन नहीं है और उस संगठन को हमें पूरा करना है। और इसलिए हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया। मैं आप सभी साथियों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। गुजरात के सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप लोग मेहरबानी करके BSP कॉल में चले, वहाँ खाने का व्यवस्था आप लोगों के। और हमारे गुजरात के सभी साथी अपने मार्गदर्शक आदरणीय खाद्य